सी डॉजन दिखता तो बस एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर है, बैकपैक के साथ। लेकिन ये अकेला पूरे डंजन को सोलो क्लियर कर देता है। इस बार वाला डंजन तो और भी डेंजरस है। अंदर सिर्फ कॉलोसल ऑर्क घूम रहे हैं जिनसे लड़ना नामुमकिन लगता है। लेकिन डॉजन उनके लीडर को भी एक ही पंच में उड़ा देता है, लिटरली साइटमा वाइब्स। ऑर्क उस पर टूट पड़ते हैं, मगर वो इतना फास्ट और पावरफुल है कि सबको ओवरग्रोन कॉकरोच की तरह कुचल देता है। एक ऑर्क से उसे एक रेयर मैजिक स्टोन मिलता है जो उसकी एबिलिटीज को और बूस्ट कर सकता है। खुश होकर वो स्टोन बैग में डालता है और निकलने ही वाला होता है कि अचानक उस गिल्ड के लोग आ जाते हैं जिसकी ओनरशिप इस डंजन पर है। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इस हाई स्कूलर ने पूरा गेट साफ कर दिया। उनकी संख्या ज्यादा है और वो हाई रैंकर्स हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि ये लड़का उनके आगे कुछ नहीं। पर भाई, इससे बड़ी गलती उन्होंने कभी नहीं की। जैसे ही वो लोग उसे पकड़कर हैंडकफ्स लगाने की कोशिश करते हैं, डॉजन बस थोड़ी सी ताकत दिखाता है। चारों तरफ से इलेक्ट्रिक शॉकर्स लेकर ये लोग उस पर टूट पड़ते हैं, पर कोई फायदा नहीं। डॉजन इन्हें बच्चों की तरह ठोक देता है। बेचारे समझ ही नहीं पाते कि ये लड़का आखिर है क्या। सबको साफ करके डॉजन आराम से डंजन से बाहर निकल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तुम सोच रहे होगे ये लड़का इतना ओवर पावर्ड क्यों है? असल में वो पहले एक और दुनिया में रहता था, एक ऐसी दुनिया जो मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दी थी। और वो मॉन्स्टर्स इनसे 100 गुना ज्यादा खतरनाक थे। दुनिया में डर और मौत ही बची थी। लोग आखिरी सांस तक लड़ रहे थे ताकि अपना घर बचा सकें। उन्हीं में से एक था इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट, टासेलियन लियांडियन। उसने सालों तक काउंटलेस मॉन्स्टर्स का सफाया किया, एक ही ब्लेड से बॉडीज के ढेर लगा दिए, और फिर भी उसके दिल में एक भी डर नहीं था। फिर एक दिन वो एरन के किसी भाई जैसे दुश्मन से भिड़ गया। वो हरामी सच में टफ था। लड़ाई जानलेवा थी, लेकिन कासेलियन ने आखिरकार उसे भी खत्म कर दिया। पर उस लड़ाई के बाद कासेलियन भी मर गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी सोल एक अंतहीन अंधेरे में भटक रही थी। तभी उसे एक इंसानी लड़का दिखा, अर्थ नाम की प्लेनेट से आया हुआ सी डॉजन, जो खुद मौत के कगार पर था। मरने से पहले उस लड़के की सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, पर वैंडियन ने सुने बिना ही मना कर दिया। आखिरकार भाई खुद शांति से मरना चाहता था। वो दुनिया हार चुका था, अपने लोग, अपना देश, सब मॉन्स्टर्स ने खा लिए थे। अब वो खुद भी एक कुत्ते जैसी मौत मर चुका था। सी डॉजन भी जीने नहीं चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि उसका फैमिली अच्छी जिंदगी जिए। ये सुनकर वैंडियन आखिरकार उसकी बातें सुनने को तैयार हो जाता है। लड़का जैसे कैंडी स्टोर में घुस गया हो और कहता है कि बस वो चाहता है उसका फैमिली पीसफुली जिए। बस वैंडियन ये काम करने को तैयार हो जाता है और अर्थ पर पहुंच जाता है, उसी टीनेज बॉडी में, डॉजन की बॉडी में। अब उसका मिशन है नामसन गेट में घुसना, जो सी रैंक है। अंदर जाने के लिए हीरो रजिस्ट्रेशन जरूरी है और ऑटोमेटेड मशीन बार बार बोल रही है आईडी स्कैन करो। लेकिन हमारे भाई के पास आईडी हो तो दिखाए। सो वो सीधा बिल्डिंग की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस जाता है। अलार्म बजना शुरू, इनफिल्ट्रेशन अलर्ट। अंदर घुसते ही वो मॉन्स्टर्स ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे एक हीरोज की पार्टी मिलती है, लाइसेंस्ड हीरोज। उन्हें लगता है कि ये लड़का खो गया है और एग्जिट ढूंढ रहा है, इसलिए वो उसे बाहर का रास्ता दिखाने की पेशकश करते हैं। डॉजन चुप रहता है, वाई भी थोड़ी अजीब देता है। वो कैजुअल कपड़े पहने हैं, हीरो जैसा बिल्कुल नहीं लगता। आजकल पोर्टर्स भी कैजुअल रहते हैं, पर इसका ड्रेसिंग सेंस डेंजरसली सिंपल है। वो सोचते हैं कि शायद ये कोई क्लूलेस पोर्टर है जिसे उसकी पार्टी छोड़ गई, फिर भी पक्का नहीं बोल सकते। डॉजन आखिर बोलता है और बताता है कि वो अकेला आया है, किसी हीरो पार्टी के साथ नहीं। एक हीरो समझ जाता है कि ये वही लोग होते हैं जो टीवी एड्स देखकर हीरो बनने का जोश पकड़ लेते हैं और सीधे गेट में कूद पड़ते हैं और मर जाते हैं। असली प्रोसीजर ये है, पहले सर्टिफिकेशन, फिर ट्रेनिंग, फिर टेस्टिंग, वरना सी रैंक गेट में जान चली जाएगी। ये लेक्चर खत्म होने से पहले ही डोजान साफ बोल लेता है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं। हीरोज की टीम चौंक जाती है। ये लड़का इतना कोल्ड क्यों बोल रहा है? मदद कर रहे थे, एटीट्यूड दिखा दिया। वो थोड़ा गुस्से में आते हैं, बट लीडर उन्हें रोक देता है। बोलता है छोड़ो, खुद सीख लेगा कि गेट टीवी शोज की तरह हीरो लाइफ ग्लैमर नहीं है। फिर अचानक डोजान के सामने जायंट ट्रोल आ जाता है। उसकी आंखों में भूख, जैसे अब भी खा जाएगा। ट्रोल हमला करता है बट मिस। भाई इतनी तेजी से हटा कि उसने देखा भी नहीं। डोजान मुट्ठी कसता है और एक पंच में ट्रोल का चेहरा उड़ा देता है। प्योर वन पंच मैन वाइब्स। मॉन्स्टर गया, अब लूट का टाइम। वो ट्रोल की सॉर्ड उठाता है, उसी सॉर्ड से उसके बॉडी में खोदकर शाइनी जेमस्टोन निकाल लेता है। ये लो ग्रेड मैजिक स्टोन है। पहले वाली जिंदगी में ये बेकार लगता था, पर इस दुनिया में वो कंगाल है, तो मजबूरी है। तभी और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, अपने दोस्त के कटे सिर से भड़क कर। डोजन वो जेमस्टोन इतना तेज फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सिर वहीं फट जाता है। बाकी दो भी दौड़ पड़ते हैं, जैसे मौत खुद ढूंढ रहे हों।
और डोजैन खुशी खुशी उन्हें भी भेज देता है। इधर हीरोज की टीम अभी भी उस लड़के को सोच रही है। ऑरेंज हेड लड़की को सच में उसकी चिंता है। लीडर बोलता है, अगर अनऑथराइज्ड है तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे ढूंढ लेंगे। एजेंट्स बी रैंक या उससे ऊपर होते हैं। सी रैंक गेट में उसकी मौत नहीं होने वाली। बस कंडीशन ये है, वो बेवकूफ़ी में मॉन्स्टर्स पर चार्ज ना कर दे। बॉल्ड ड्यूड भी यही मानता है कि वो एरोगेंट लड़का किसी कोने में छिपकर एजेंट्स का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन हकीकत उल्टी है। हमारा लड़का बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को डरा रहा है। एक पंच में सब डाउन। वो इतने फास्ट मूव्स में खेल रहा है कि मॉन्स्टर उसे छू भी नहीं पाते। एक के पीछे टेलीपोर्ट जैसे प्रकट होता है और इतनी जोर की किक मारता है कि सिर चकनाचूर। सारे खत्म करके वो उनकी सॉर्ड्स उठाता है और सारे जेम्स बैग में भर लेता है। थोड़ा टाइम बाद बैग भर चुका है और वो निकलने वाला होता है। पर ऑनेस्टली आज की लूट बेकार है, सब लो ग्रेड। तभी गेट कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे देख लेते हैं। वो उस पर सख्त नजर डालते हुए आते हैं। बोलते हैं, हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ। अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो हमारे साथ चलना होगा। डोजैन अनश्योर होता है तो सूट्स और कोल्ड हो जाते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने को बोलते हैं। डोजैन के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखता है। इतनी बेवजह की झंझट, मूड ही खराब। वो कुछ बोलना भी नहीं चाहता, बस मुड़कर जाने लगता है। सूट समझ जाते हैं कि अब बात नहीं बनेगी और वार्निंग देते हैं कि अगर उसने कंप्लाई नहीं किया तो हैंडकफ्स लगेंगे। डोजैन खुद सीख लेगा कि गेट टीवी शोज की तरह हीरो लाइफ ग्लैमर नहीं है। फिजिकल फोर्स यूज करने की धमकी दी जाती है और एक इम्पेशेंट सा सूट हमारी तरफ बढ़कर डोजैन का हाथ पकड़ लेता है। बोलता है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो लगी चोटों की जिम्मेदारी उसी की होगी, इसलिए बेहतर है बातों से सुलझा लो, हाथापाई में मत पड़ो। डोजैन अब इस बकचोदी से तंग आ चुका है। वो उसी आदमी का हाथ जोर से पकड़कर उसे वार्न करता है कि उसके रास्ते में कांटे की तरह मत खड़ा हो। ये ठंडी वार्निंग सुनकर वो सूटेड आदमी अंदर तक कांप जाता है। बाकी तो सूटेड बंदे अपने मैजिक इन्फ्यूज बैटन्स निकाल लेते हैं, ग्रेड 4 मैजिक स्टाफ्स, जो एक ऑर्क तक को हराने की ताकत रखते हैं, पर हमारे भाई को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं। डोजैन उसकी कलाई को इतनी जोर से मरोड़ता है कि वो बेचारा दर्द से ऐसी आवाज निकालता है जैसे कोई रोता हुआ क्लाउन। फिर डोजैन आखिरी वार्निंग देता है, अभी निकल जाओ, नहीं तो जो इज्जत बची है वो भी नहीं बचेगी। पर ड्यूटी बाउंड होने के कारण सूट्स को वायलेंस पर उतारना ही पड़ता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैजिक स्टाफ से डोजैन को छू भी लें, लेकिन एक भी वार नहीं लगता। डोजैन एक को पीछे से ऐसी चोट मारता है कि वो जमीन पर ढेर, दूसरे के पेट में सीधा धक्का, सांस तक टूट जाए। अब बचा ग्लासेस वाला आखिरी आदमी। उसे साफ दिख रहा है कि उसकी बारी आने वाली है। टेंशन में जम जाता है। अगले ही पल डोजैन हवा में गायब, आदमी सीधा पैनिक में। उसकी आंखों के सामने इंसान गायब, फिर अचानक पेट पर एक छुपा हुआ पंच और बंदा दर्द से पीछे लुढ़कता हुआ। लगता है डोजैन अब इन सारी झंझटों और एजेंट से पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए सोच रहा है कि शायद हीरो रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना चाहिए। एजेंट समझाता है कि जब तक वो शेडी इलीगल काम नहीं करता, किसी एजेंट को उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर डोजैन पूछता है, ये रिफ्ट क्या है? एजेंट हक्का बक्का, दुनिया यूं चलती है, कई पैसेजेस हैं जो दूसरी दुनिया की तरफ खुलते हैं जहां अजीब मॉन्स्टर रहते हैं। मॉन्स्टर के शरीर से निकले जेमस्टोन्स एनर्जी सोर्स बन गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट हर पैसेज को कड़ी निगरानी में रखती है। गवर्नमेंट कंट्रोल पैसेजेस को गेट कहा जाता है और अनकंट्रोल वाले रिफ्ट। डोजैन चिढ़ चुका है कि इन सूट्स को जहां भी जाता है उसे ट्रेसपासर ही समझते हैं। एजेंट समझाता है कि अनरजिस्टर्ड हीरो जैसे ही गेट में घुसे, सिस्टम खुद कंट्रोल सेंटर को अलर्ट कर देता है और पास के एजेंट्स तुरंत भेज दिया जाते हैं। अब जब डोजैन रिफ्ट में घुसने की बात पूछ रहा है, एजेंट साफ बोलता है, रिफ्ट में जाना आसान नहीं और पकड़े गए तो सजा सीधी पड़ती है। पर डोजैन को यह स्पष्टीकरण सुनने का कोई मूड नहीं। वो बेचारे एजेंट का चेहरा पकड़कर उसे एक तरफ ऐसे फेंक देता है जैसे कचरे की थैली हो। वो गरीब एजेंट पछता रहा है कि हेडक्वार्टर्स को कॉल क्यों नहीं किया। ये सीन उसकी नौकरी से बहुत ऊपर है। जाते वक्त डोजैन एक पल के लिए एजेंट को देखता है, सोचता है कितना कमजोर है ये आदमी। एजेंट की शायद बाजू भी टूट चुकी है और वो जमीन पर पड़े पड़े चिल्ला रहा है कि वो डोजैन को पकड़कर जेल में डलवा देगा। अब सीन कट होता है ग्युयामचोंग डिस्ट्रिक्ट का सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स, जो अब हीरो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मैजिक स्टोन्स और गेट से लाई गई चीजों की सारी खरीद फरोख्त यहाँ होती है और आजकल तो ये जगह और भी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली है। डोजैन गाहक स्टोर की तरफ बढ़ रहा है जहां मैजिक स्टोन्स खरीदे बेचे जाते हैं। अंदर घुसते ही उसे एक जेंजी टाइप मालिक मिलता है जो इंस्टा रील्स में खोया हुआ है। जैसे ही डोजैन बताता है कि उसे स्टोन्स बेचना है, दिमागदार दुकान मालिक शुरू, ये ब्रांड सबसे ज्यादा प्राइस देती है, पूरे देश में सबसे टॉप क्वालिटी सर्विस, पूरी कहानी सुना देता है। डोजैन अपनी सारी लो ग्रेड स्टोन्स जिन पर मॉन्स्टर का खून लगा है काउंटर पर डाल देता है। ओनर का चेहरा ऐसे बिगड़ता है जैसे किसी ने उसकी कुर्सी खींच ली हो। उसे खून से चिपके स्टोन्स छूने तक में घिन आ रही है, फिर भी बिना शिकायत काम शुरू कर देता है। पूछता है कि स्टोन्स प्रोसेस होने तक कॉफी लेगा क्या। कुछ देर बाद डोजैन कॉफी पी रहा होता है और मालिक शांतिपूर्वक स्टोन से खून साफ कर रहा होता है। फिर टोटल अमाउंट कैलकुलेट होती है, 12 लो ग्रेड स्टोन्स, 16 मीडियम ग्रेड और 5 अपर लोअर ग्रेड।
40% कमीशन काटकर लगभग 5.5 मिलियन वॉन मिलता है। पर भाई परेशान। 40% कमीशन, इतना तो चोर भी नहीं काटते। आखिर उसने मेहनत की, मॉन्स्टर्स मारे, टाइम लगाया, और ये दुकानदार आधे पैसे ले ले। ओनर गर्व से कहता है कि वो जेनरस है, सिर्फ 40% ले रहा है, बाकी सब 45% से ऊपर लेते हैं। वो कॉन्फिडेंटली कहता है अगर प्राइस पसंद नहीं स्टोन्स वापस ले जाओ, कहीं और ज्यादा नहीं मिलेगा। डोजन ट्रैप में नहीं पड़ता, स्टोन्स वापस बैग में भरने लगता है। उसकी चालें ना चलने पर मालिक उसका हाथ पकड़कर रोकता है और अप्रेजल प्लस कॉफी के पैसे मांगता है। 30,000 वॉन अप्रेजल, 10,000 वॉन कॉफी और खून से गंदा हुआ उसका महंगा टावल, सब मिलाकर लगभग 3.5 लाख वॉन। डोजिन इन बेवकूफ़ी भरे चार्जेस भरने वाला नहीं। दुकानदार फिर से धमकी पर उतर आता है, अपने C क्लास हीरो गार्ड याद दिलाता है। तभी पीछे से 3 बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं, पूछते हैं किसे सबक सिखाना है। डोजन बस एक घूरता हुआ ग्लेयर मारता है और दुकानदार उतनी ही आंख से पलटकर देखता है। कट होता है। कुछ देर बाद दुकान मालिक का वर्स्ट नाइटमेयर बना चेहरा, पसीने से भीगा हुआ, डरा हुआ, अभी तक शौक में कि जिस लड़के को वो हल्के में ले रहा था उसने उसके तीनों गार्ड्स को बिना पसीना निकाले जमीन पर पटक दिया। अब असली MC कौन है उसे समझ आ चुका है। डोजन काउंटर पर आता है और मालिक की आंखों में आंखें डालकर कामली बोलता है, कमीशन 1% करेगा। ओनर की रूह कांप जाती है। ऐसी नजरों के आगे कोई बहस नहीं करता। डील फाइनल, पैसे थमा दिए जाते हैं। डोजन धमाकेदार कैश लेकर बाहर निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी ग्रैंडमा और सिस्टर इतना पैसा देखकर हैरान। ग्रैंडमा पा को तो शक होता है कि कहीं नकली नोट तो नहीं। डोजन तुरंत झूठ बोल देता है, ये पैसे उसने एक दोस्त को उधार दिए थे जिसने बिजनेस शुरू किया, जो अब चल पड़ा। ग्रैंडमा को लगता ही नहीं कि उसके पोते का कोई ऐसा दोस्त होगा, तो वो एक और झूठ बोलता है, चाइल्डहुड फ्रेंड था। आखिर ग्रैंडमा गहरी पूछताछ बंद कर देती है। वहीं उसकी सिस्टर अपने भाई पर फूली नहीं समा रही। उसे लग रहा है अब उनकी जिंदगी पूरी लग्जरी से भरी होगी, और भाई भी उसे प्यार से थपथपाकर सपने दिखाता है कि अब सब बदलने वाला है। छोटी सी बच्ची खुशी से उछल रही है क्योंकि वो अब अमीर हो गई है। यूनियोंग को इतना खुश देखकर डोजन को एहसास होता है कि वो सच में प्रोग्रेस कर रहा है, उस वादे को पूरा करते हुए जो उसने कभी किया था। उसे याद आता है उस असली CEO डोजन की आखिरी ख्वाहिश कि उसके ग्रैंडमा और उसकी हाफ सिस्टर यूनियोंग हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। वो बेचारा तो कुछ कह भी नहीं पाया और गायब हो गया। और जब हमारी आंखें खुली हम CEO डोजन बन चुके थे। अब उसका एक ही मिशन है, इस छोटे से फैमिली को सुरक्षित, आरामदायक और खुशहाल जिंदगी देना। इसके लिए वो कोरिया के सबसे सुरक्षित घर खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत है 110 बिलियन वॉन। पैसे कमाना कोई इशू नहीं, बस उसे अपनी ओरिजिनल ताकत वापस चाहिए। ये दुनिया काफी हद तक उसी दुनिया जैसी है जो मॉन्स्टर्स के हाथों नष्ट हो गई थी। बस यहाँ के गेट्स, रिफ्ट्स और मॉन्स्टर्स अपेक्षाकृत कमजोर हैं। उसकी पिछली जिंदगी में वो स्वॉर्ड गॉड था। उसके लिए दुनिया तो बस एक सैंड बॉक्स है। अभी तक वो सिर्फ अपनी पावर का 1/10 इस्तेमाल कर रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। कोई डोजन को बुला रहा है। वो उठकर दरवाजा खोलता और सामने 2 गुंडे खड़े मिलते हैं। ये लोग वो कर्ज लेने आए हैं जो असली CEO डोजन ने लिया था, पूरा 48 मिलियन वॉन, जबकि असली रकम बस 5 मिलियन वॉन थी, वो भी ग्रैंडमा के हॉस्पिटल बिल्स के लिए। ये लोग पागल इंटरेस्ट जोड़कर 10 गुना पैसे मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि हाल में डोजन ने गेट्स में जाकर कमाई की है, कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा है, इसलिए पैसे चाहिए। पर उन्हें मिलता है एक जॉ ब्रेकिंग पंच, इतना तेज कि मोटा गुंडा उड़ जाता है। दूसरा बंदा शॉक में, मुंह खुला का खुला। डोजन उसे घूर कर बताता है कि 9 मिलियन से ऊपर वो ऑलरेडी चुका है। सो अगर हिसाब लगाए तो असल में तो उन्हें उसे इंटरेस्ट देना चाहिए। फिर एक और मुक्का पड़ता है। इतना जोरदार कि पतला बंदा रोने लगता है। डोजन उसे बोलता है, अपने बॉस को बता देना, मैं खुद मिलने आ रहा हूँ। सीन कट होता है एक शॉपिंग मॉल में, जीवन से भरी चहल पहल। यूनियोंग एक टेडी बियर स्टोर में चमक रही है। आज शॉपिंग स्प्री है। आज उसे जो चाहे लेने की आजादी है। पहले वाला डोजन इतना सॉफ्ट नहीं था, लेकिन असली CEO डोजन की यादों ने उसकी सूखी भावनाओं को फिर जगाया है। उसे अच्छा लगता है देखना कि वो कितना प्यार दे रहा है इस बच्ची को, इवन दो वो उसकी हाफ सिस्टर है। छोटी ने एक छोटा सा बनी चुना, बड़ा क्यूट। वो मॉडेस्टली चुनती है, फिजूल खर्ची नहीं करना चाहती। पर डोजन उससे कहीं का बड़ा ट्रॉफ टॉय उठा लेता है। उसे नहीं चाहता कि ये बच्ची कभी रुक कर सोचे। आज उसका दिन है और पैसे की फिक्र उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोनों मिलकर अच्छा खाना भी खाते हैं। तभी किसी अनजान आवाज से उसका नाम पुकारा जाता है। एक मिडिल एजेड औरत बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। ये चबी औरत सीधी इंसल्ट पर उतर आती है। उसके कपड़े, उसका लुक, फिर पूछती है लड़की उसके साथ कौन है। वो बेहूदगी तक बोल जाती है कि शायद ये बच्ची भी किसी गलती का नतीजा है, बिल्कुल वैसे जैसे वो खुद पैदा हुआ था। ये ताने सुनकर डोजन अंदर तक खौल उठता है। वहीं यूनियन कंफ्यूज्ड है, ये आंटी कौन है, इतना कचरा क्यों गल रही है। औरत जब यूनियोंग से नाम पूछती है और वो बताती है ली यूनियोंग, तब उस औरत को समझ आता है कि उसकी बहन है। फिर वो उसके पहनावे पर भी कटाक्ष फेंकती है। और तो और उनकी मरी हुई मां तक को नहीं छोड़ती। डोजन की सहन शक्ति अब खत्म होने को है, पर वो खुद को रोक रहा है अभी तक। औरत हैरान है कि ये लड़का उसके जाल में नहीं फंस रहा, तो वो एक कदम और नीचे गिरती है। एक बच्चे से हार्लॉट का मतलब पूछने की हिम्मत कर लेती है। बस ये आखिरी स्ट्रॉ था। डोजन तड़ाक से जवाब देता है, तू अगली ऑर्क ट्राइब की कोई औरत लगती है। ये सुनकर वो औरत स्टंड, ब्लैंक। अब कॉन्टेक्स्ट समझो कि क्यों वो इसे इतना झेल रहा था। असल में ये उसकी स्टेप सिस्टर है। CEO डोजन एक इलेजिटिमेट बच्चा था, गरीबी में पला। 7 साल की उम्र में उसकी मां की मौत हो गई। फिर वो पिता के घर गया जहां उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया।
स्टेप मदर और नया बच्चा आते ही डोजन की जिंदगी नरक बन गई। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। वो ग्रैंडमा के घर जा बसा अपने हाफ सिबलिंग के साथ। ये सब सोचकर उसे असली सीओ दोजान पर दया आती है कि इतना कुछ सहकर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करता था। पर अब सब बदलना है। वो इस औरत को नहीं बख्शेगा। उसे याद आता है कि वो बचपन में इसी ऑर्क के साथ रहता था और ये उतनी ही डिस्गस्टिंग आज भी है। पर्सनैलिटी भी घटिया, अपीयरेंस भी ऑर्क जैसी और दिमाग भी जीरो। वो उसे सीधा एक्सपोज करता है। ये पूरी तरह कॉम्प्लेक्स में डूबी हुई औरत है। खुद को इन्फीरियर समझती है और दूसरों को अगली बोलकर अपनी कमी छुपाती है। प्योर गोल्ड डिगर मेंटालिटी। और यही सच्चाई दुनिया को पता होनी चाहिए। दोजान की ये वर्बल बीटिंग सुनकर पूरा मॉल उनको देख रहा है, जैसे कोई लाइव ड्रामा चल रहा हो। ऑर्क लेडी गुस्से में पिघलने वाली है, तभी उसकी माँ यानी दोजान की स्टेप मदर अंदर आती है। ऑर्क लड़की दौड़कर माँ से शिकायत करती है, लेकिन उसकी माँ उसे ही डांट देती है। सच कहें तो स्टेप मॉम का एंट्री सीन काफी हैवी है। उसने फिर दोजान की तरफ देखा, नम्रता, मुस्कान, गरिमा और घराने का न्योता। पर दोजान खूब जानता है ये सिर्फ फसाड है। 12 साल की उसकी सारी मिजरी इसी औरत का बनाया हुआ जहन्नुम था। वो फिर वही बातें छेड़ती है जिन्हें दोजान कभी याद नहीं करना चाहता। उसका पीटीएसडी ट्रिगर होता है और उसकी आंखों में ठंडक जम जाती है। वो बर्फीली आवाज में बोलता है, गेट लॉस्ट। छोटा लड़का उसे ऐसे रिजेक्ट करता है जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। स्टेप मदर का चेहरा गिल जाता है। ये इंसल्ट उसने सोचा नहीं था। वो पीछे मुड़कर अपनी शैटर्ड डिग्निटी समेटती हुई बाहर चली जाती है। उसकी बेटी भी उसके पीछे। बॉडीगार्ड्स भी बिना भूमिका के मैनेकिन्स बनकर चलते हैं। पूरा माहौल खराब हो चुका है, सो दोजान भी चलने का फैसला करता है। ये रिएक्शन इंटेंशनल था। वो पुराने सीओ दोजान को दफना चुका है। वो चाहता है उसकी तथाकथित फैमिली को समझ आ जाए कि अब वो सिर झुकाने वाला लड़का वापस नहीं आने वाला। अब कट होता है एक मर्सिडीज पर, तेज रफ्तार में सड़क पर। अंदर माँ और बेटी बैठे हैं। बेटी गुस्से में पागल, क्यों अपनी माँ ने दोजान को वहीं क्रश नहीं किया। वो उसे गालियां देते हुए कहती है आज की बेइज्जती वो नहीं भूलेगी। माँ अपने मैनेजर से पूछ रही है, ये सीओ दोजान जिंदा कैसे है। बार मैनेजर क्लूलेस, रिपोर्ट से कुछ भी मैच नहीं करता। औरत जोर से चिल्लाती है, ये आदमी आखिर बकवास क्या कर रहा है। स्टेपमॉम की कार में माहौल इतना तना हुआ है कि हवा भी कट जाए। वो चिल्ला रही है, अगर उन्होंने उस दिन काम पूरा भी करवा दिया था तो ये कमीना जिंदा कैसे है। मैनेजर हाथ जोड़कर कहता है वो दोबारा सब चेक करेगा और इस बार काम पूरा करवाएगा। उधर ट्रैश डॉटर को तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ कितनी गंदी हरकतें कर रही है। ये किल डाय जैसी बातें सुनकर वो हिल जाती है। तभी माँ अचानक से उससे पूछती है, क्या उसे डोजॉन के लिए फीलिंग्स है। मोटी पिग एकदम लाल हो जाती है, हड़बड़ा जाती है। असल में उसे डोजॉन के मुड़ने की इसलिए चिंता है क्योंकि अगर ग्रैंडपा या डैड को पता चल गया कि ये उनकी हरकत थी तो दोनों की खैर नहीं। माँ उसका मुंह पकड़कर दबाती और सख्ती से कहती है, अपनी नाक उसके काम में मत घुसाए। वो तय कर चुकी है, डोजॉन की जान लेनी ही लेनी है। उसने आज जो जवाब दिया है उसके बाद तो बदला लेना ही उसका अल्टीमेट गोल है। दुनिया ने लगभग 1 दशक पहले तबाही देखी थी। पहली बार रिफ्ट दिखाई दिया। उस पोर्टल से निकले मॉन्स्टर्स ने इंसानों को देखते ही मारना शुरू कर दिया। शहर जल गए, दुनिया खंडहर बन गई। तभी अंधेरे के बीच हीरोज का जन्म हुआ, जो इन मॉन्स्टर्स को हराकर माना स्टोन्स खोजने वाले पहले लोग थे। अब वर्तमान में डोजॉन आगे बढ़ता हुआ सोच रहा है कि माना स्टोन्स की वजह से ही दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह बदल गई है। कंट्रीज इन रिफ्ट्स पर कब्जा करके रिसोर्सेज निकालना चाहती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट गेट्स और हीरोज पर निर्भर है। इसलिए हीरो बनना सबसे हाई रिवॉर्ड प्रोफेशन है। स्टेडी इनकम बस हीरोज को मिलती है। अब डोजॉन एक बड़ी बिल्डिंग पहुंचता है, योंग जोंग ओ HCS कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट। नाम भारी है लेकिन वजह जल्द ही सामने आ जाती है। अंदर जाते ही बॉस और उसके क्लाउन्स दिखते हैं, टिपिकल अगली चेहरे वाले थग्स, लेकिन हमारा भाई चिल है। बॉस सिगरेट बुझाकर बताता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके गूंज को पीटकर यहाँ आने की। पर डोजॉन तो परवाह ही नहीं करता, सीधा बोल देता है कि एक्चुअली वो खुद नुकसान में है। बॉस की समझ से ये बात बाहर है। वो क्लैरिफिकेशन मांगता है। डोजॉन कामली बताता है कि उसने मेंटल, फिजिकल और मटेरियल नुकसान झेला है इन क्लाउन्स की वजह से, सो अब कॉम्पनसेशन चाहिए। बॉस नोटिस करता है कि ये लड़का बदल चुका है, पहले वाला डरपोक बच्चा नहीं। ऊपर से इसने उसके भेजे गून को घर पर ही साफ कर दिया। बॉस के दिमाग में आता है शायद सीओ डोजॉन ने गेट में कोई अवेकनिंग हासिल कर ली है। फिर भी वो दम्भ दिखाता है और बोलता है ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हें मिटा देगा। फिर इंटिमिडेशन के लिए कई मसलमैन बुला लेता है। स्वॉर्ड गॉड की नज़र में ये सब कीड़े मकोड़े हैं। बॉस बकवास करते हुए कहता है कि अवेकन लोग भी अक्सर लो क्लास हीरोज की तरह मर जाते हैं। उससे लगता है डोजॉन बस एक डी क्लास के बराबर है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उसे चुटकी में दबा देगी। पर डोजॉन तो सोफे पर लापरवाही से बैठा है। 5 आदमी उसे घूर रहे हैं और वो बोर्ड। बिना किसी रिस्पेक्ट के वो बॉस से बोलता है, बैठ जा। बॉस शौक, ये लड़का उसी टोन में बोल रहा है। डोजॉन गंभीर होकर बोलता है, मैंने बात पूरी नहीं की है। इतने में गुंडा मर्दानगी दिखाने उठ खड़ा होता है। डोजॉन मुस्कुराकर ग्लासेस उतारता है और अगले ही पल उसे माइक टायसन यूनिवर्सल मशीन गन रॉकेट पंच जैसा अपरकट पड़ता है। बंदा उठ जाता है। दूसरे 2 भी उसी हालत में गिरते हैं।
और ये सब करते हुए डोजॉन आराम से बात भी जारी रखता है, बॉस के पैसे उधार देने वाले बिजनेस की आड़ में छिपे इलीगल कामों का नाम लेकर। वो ऑरेंज हेड गुंडे को गिराते हुए बताता है कि उसे एक हीरो आइडेंटिटी चाहिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए। आखिरी आदमी का पंच डॉज करके वो ट्रिपल लव वाला जवाब देता है और पूरी पार्टी सपाट, 100% सक्सेस रेट वाली नींद। फिर वो डिमांड रखता है उसे एक फुल प्रूफ फॉर्ज्ड आइडेंटिटी चाहिए, ऐसी जो आगे कभी मुसीबत न बनाए। बॉस तो शॉक में है, कुछ सेकंड्स में धराशाही पूरी टीम। डोजन उसे याद दिलाता है एक दिन का टाइम है, कुछ लड़के लड़ाई में शामिल नहीं हुए, वो समझदार एनपीसीज थे जो लेवल 1 होकर भी भगवान से लड़ने नहीं गए। बॉस डरते डरते डोजन की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाता है, कम से कम बी क्लास जैसा। अपना दिमाग इतना भटक जाता है कि डोजन को उसे वापस होश में लाना पड़ता है। बॉस फटाफट काम एक्सेप्ट कर लेता है। तभी डोजन उसके कंधे पर हाथ रखकर चेहरे पर वो इंटिमिडेटिंग लुक लाकर पूछता है, क्या होंग हिजू, उसकी स्टेप मदर ने ही उसे मरवाने का आदेश दिया था? बॉस हकलाता है, जवाब नहीं आता। ग्रिप कसते ही वो दर्द से चिल्ला पड़ता है, बाकी स्क्रब्स भी बेबस। आखिरकार बॉस टूट जाता है, वो सच उगल देता है। होंग हिजू चाहती थी कि डोजन इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस झेले, इतना कर्ज और परेशानी कि वो खुद अपनी जान ले ले। यही उसका प्लान था अपने ही बेटे जैसे लड़के के लिए। ये सुनकर डोजन का एक्सप्रेशन और ठंडा हो जाता है। वो पूछता है क्या इसलिए उसे गेट में फंसाया गया था? बॉस तुरंत इनोसेंट मोड में जाता है, बोलता है कि अगर वो गेट में मरता तो उसे कोई पेमेंट नहीं मिलती, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। ये बात सुनकर डोजन के दिमाग में एक नाम आता है, कैंग चॉल वू, वही जिसने उसे गेट तक पहुंचाया था। अब डोजन की दो डिमांड्स हैं, आइडेंटिटी कल तक चाहिए और कैंग चॉल वू के बारे में सारी जानकारी भी कल तक। इतनी बातें कहकर वो शांति से वहां से निकल जाता है और कमरे की हवा ही बदल जाती है। बाहर आकर उसके मन में वही बात घूमती है, असली सेओ डोजन की सिर्फ एक इच्छा थी, उसकी छोटी बहन और उसकी प्यारी ग्रैंडमा हमेशा सुरक्षित रहें। जो कुछ उसके साथ हुआ उस सब के ऊपर ये एक और परत जोड़ देता है, दर्द, लाचारी और वो जिंदगी जो उस बेचारे बच्चे को सहनी पड़ी। लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि सॉर्ड गॉड अब सब ठीक करने के लिए तैयार है। अगले दिन गेस व्हाट, हमारा लड़का ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुका है और इसे मिला है बी रैंक रेटिंग। कन्वीनियंट, क्योंकि बाकी कहानियों में एमसी को हमेशा लोएस्ट रैंक देना पड़ता है स्टाइल दिखाने के लिए। वो कार्ड मशीन पे टैप करता है और आइडेंटिटी तुरंत वेरीफाई हो जाती है। लेकिन सिस्टम वार्निंग देता है कि उसकी रैंक उस डेंजरस क्वेस्ट से कम है जिससे वो लेने वाला है। ये बात हमारे लड़के को इरिटेट करती है। सोचता है काश उस कमीने से थोड़ी और बहस कर लेता, शायद रैंक थोड़ी ऊंची दे देता। सिस्टम बार बार वार्न करता रहता है कि इतनी हाई लेवल गेट में मत घुस, लेकिन डोजान को कोई फर्क नहीं, वो सीधा अंदर चला जाता है। अब बात करते हैं नाइट आइलैंड गेट की। ये गेट बी रैंक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी रैंक हंटर सर्वाइव कर लेगा। सेफ्टी के लिए हमेशा गेट से एक क्लास ऊपर के हीरोज भेजे जाते हैं। डंजन का स्केल डी रैंक माना जाता है, मतलब ये काफी फैला हुआ है और सोलो हंटिंग ट्रिकी होगी। अच्छी बात यह है कि ये टनल्स का स्ट्रक्चर है, जिससे सोलो रन्स थोड़े मैनेजेबल हो जाते हैं। गेट के स्केल की वजह से टेक्निकली इसे ए रैंक हीरो को लेना चाहिए, लेकिन रिस्क और डेंजर जैसे वर्ड्स तो डोजान की डिक्शनरी में है ही नहीं। वर्स्ट केस, उसे संकरी टनल में पूरी मॉन्स्टर्स की सेना से लड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसका पहला ओपोनेंट अ जायंट सर्पेंट क्योटिक पर्पल ऑरा के साथ। ज्यादातर हीरोज के लिए ये डरने वाली बात है, लेकिन डोजान इसे लकी साइन समझता है। वो अपने गॉन्टेड स्टडी करता है और हाँ, इस सर्पेंट के और भी दोस्त हैं और उनकी टंग्स बिल्कुल एलियन मूवी जैसी। वो अटैक करते हैं पर फाइल बेकार। हमारा लड़का ऐसे किल करता है जैसे कुछ था ही नहीं, मैना स्टोन्स उठाते हुए। ब्लैक किलिंग वाइपर एक ऐसी स्पीशीज है जो हाइपर एक्टिव पैरालिसिस पॉइजन के लिए जानी जाती है। हल्के टच से भी इंसान गिर जाए, ये सोचकर डोजान बुलेट स्पीड में चार्ज करता है और फुल स्विंग में सर्पेंट को चीर देता है। कुछ ही सेकंड में वो क्रीचर को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर उसे अपने ग्लव्स याद आते हैं, 3 लाख 1 के थे और पॉइजन को रोकने में अभी भी परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब सामने 4 और अगली लिमलेस लिजर्ड्स। डोजान उनकी खोपड़ियां ऐसे तोड़ता है जैसे एयर में टारगेट्स हों। खून चारों तरफ उछलता है और वाइपर्स एक एक करके ढेर। वो मॉन्स्टर की बॉडी खंगालता है, कोई मैजिक स्टोन नहीं, बट रूल्स याद आते हैं। ओरिजिनल दुनिया में इनका ड्रॉप रेट सिर्फ 3% है, मतलब अच्छे लूट के लिए सैकड़ों मारने पड़ेंगे। चलते चलते उसे मिलता है मिस्टर बोन हेड, एक ह्यूज सर्पेंट। लगता तो बॉस जैसा है, लेकिन डोजान अपनी स्टाइल में उससे पूछता भी है, तू बॉस मॉन्स्टर है क्या? स्नेक ऑब्वियसली जवाब नहीं देगा, पर फाइन। डोजान को खुशी है, ये बड़ा सांप मिल गया, अब रास्ता नहीं भटकेगा। वो तुरंत हमला करने जाता है ताकि जल्दी खत्म करके घर जाए, पर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, उसका पावरफुल पंच क्रीचर पे असर ही नहीं करता, बस एक हल्का सा टैटू सा बन जाता है। हवा में होने की वजह से वो डॉज भी नहीं कर पाता और क्रीचर अपनी टेल से उसे दीवार में पटक देता है।
डोजान क्रैश लैंडिंग के बाद समझ जाता है कि बॉस मॉन्स्टर सच में टफ है। वो क्रीचर पॉइजनस फैंग्स निकालकर ऐसे हिस करता है जैसे भूखी गर्लफ्रेंड गुस्से में। वो काटने की कोशिश करता है, लेकिन डोजान तुरंत इवेट करता है और मोमेंटम से वापस जाके एक जोरदार पंच मारता है। सरपंट के हार्ड शेल पर क्रैक्स बनते हैं। अब साफ हो जाता है इस मॉन्स्टर का एक्सटीरियर असामान्य रूप से टफ है, एक स्ट्राइक से नहीं टूटेगा। इससे सिचुएशन उल्टी हो जाती है। डोजन सोचता है कि स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अपनी ओरिजिनल पावर में होता तो इस बीस्ट को झाड़ू से मकड़ी की तरह साफ कर देता, पर अचानक उसे कुछ दिखता है, एक वॉरियर की सोड जो अपनी जान गंवाकर इस बॉस से लड़ते हुए मरी थी। और अब आप समझोगे कि उसे सोड गॉड क्यों कहता है, फिस्ट गॉड नहीं। सोड टूटी फूटी है, लेकिन डोजान उसे उठाता है क्योंकि वेपन से ज्यादा उसकी स्किल मैटर करती है। सोड पकड़कर वो आगे बढ़ता है। स्नेक फिर डेंजरस स्पीड में उसकी तरफ लपकता है। डोजान हवा में उछलता है और प्राउडली बोलता है, तू खुश हो, मैं तुझे सोड से मारने वाला हूं। सोड की हालत खराब, लेकिन भाई ऐसे फ्लैशिंग कट्स बरसाता है कि कुछ ही वार में सरपेंट का शरीर लिटरली कट के बिखर जाता है। फाइट एपिक थी, लेकिन एंड मजेदार। स्नेक पीछे मर रहा है और सोड हाथ में धूल बनकर उड़ चुकी है। अच्छा हुआ वो मरने से पहले काम आ गई। बॉस मॉन्स्टर के बाद डोजान एक स्मार्ट आइडिया निकालता है। उसका एक फैंग उखाड़ लेता है। सोचता है रिफाइनमेंट के बाद इससे एक छोटी सोड बन सकती है, रिवॉर्ड की तरह। गेट से बाहर निकलता है। बाहर सितारों भरी रात। उम्मीद से ज्यादा समय लगी हंट में, लेकिन रिजल्ट देखकर उसका रिजॉल्व और स्ट्रांग हो जाता है। अपनी पावर पूरी तरह वापस हासिल करनी ही है। और एक बात उस पर भारी है, अच्छा है उसके पुराने साथी इस वीक वर्जन को नहीं देख पाए, नहीं तो इंसल्ट होती। हंट के बाद वो मैजिक स्टोन्स बेचने जाता है। वहां एक और हीरो अपनी बड़ी स्टैश लेकर आया है। चीप रिसेप्शनिस्ट उसे भी बहुत घटिया तरीके से ट्रीट करता है और बताता है कि कमीशन रेट 40% है। हीरो को भी लगता है कि यह बहुत ही बेकार और सस्पिशियस रेट है। वो खुद नॉर्मल आदमी कहकर पोलाइटली सवाल करता है। रिसेप्शनिस्ट वही स्क्रिप्ट दोहराता है जो डोजान से बोली थी कि यही लोवेस्ट रेट है। गेट सेंडर सिर्फ 5% लेता है, लेकिन टैक्स अलग। अप्रेजर के हिसाब से ये हीरोज के लिए ग्रेट डील है। हीरो को पैसे मिलते हैं, वो कंप्लेन नहीं करता, बस रिसेप्शनिस्ट का चोटिल चेहरा देखकर पूछ लेता है। मजेदार बात, रिसेप्शनिस्ट वही कहानी रिपीट करता है कि एक साइकोपैथ ने उसके गार्ड्स को मारा और उसे ये हालत दी। हीरो कहता है ये तुम्हारी गलती है जो सी रैंक वाले गार्ड्स रखे हुए थे। आखिरकार रैंक सब नहीं होता, स्किल भी बहुत मैटर करती है। रैंक तो बस सिस्टम को मेंटेन करने का एक्सटर्नल टैग है, असल ताकत उससे बहुत आगे होती है। हीरो सही कहता है। एक ही रैंक के अंदर भी लोगों की स्किल्स और एबिलिटीज में जबरदस्त फर्क होता है, इसलिए सबको एक जैसा ट्रीट करना पॉसिबल नहीं। ऊपर से फर्क ये भी है कि एक वॉच कार्ड दिन भर दुकान की चौकीदारी करता है और एक हीरो जान पर खेलकर मॉन्स्टर्स हंट करता है। दोनों की दुनिया अलग है। ये आदमी उसे सच में अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट नाम का जोकर चाहता है कि बस वो चुप हो जाए और निकल ले। हीरो जाता है और कहता है कभी जरूरत पड़े तो बताना, हेल्प कर दूंगा। और तभी डोजान वहां से गुजरता है जैसे बर्फ की सिल्ली। उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उड़ जाता है, सीधे उंगली उठाकर चिल्लाता है कि यही साइकोपैथ है जिसने उसकी हालत बनाई। हीरो पलटकर डोजान को देखता है, उसकी लीन टोन्ड बॉडी नोट करता है, फिर भी गार्ड्स की ऐसी हालत देखकर इंस्टिंक्टिवली लड़ाई के लिए तैयार होने लगता है। पूछता है क्या तुम ही ट्रबल मेकर हो? इस आदमी की एक बात अच्छी है, वो पैटी रीजन से इंसल्ट नहीं लेता। उसे सच में लगता है कि डोजान एक हीरो होकर सिविलियंस पर पावर मिसयूज कर रहा है। उसे पूरी कहानी नहीं पता, मगर उसका सोचना रियल वर्ल्ड लॉजिक जैसा लगता है। रिसेप्शनिस्ट मजे ले रहा है। उसे पता है ये आदमी 7 साल का वेटरन हीरो है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो वो कनेक्शंस के दम पर डोजान को फंसा सकता है। लेकिन डोजान को परवाह कहाँ, वो पीछे मुड़कर सीधा बोल देता है, बूमर दूर हो जाओ। इससे वेटरन हीरो प्रोवोक तो होता है, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस से जानता है हीरोज के बीच लड़ाई में मरने का चांस मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा होता है। ये सोचकर वो चिल हो जाता है और मुड़कर चला जाता है, रिसेप्शनिस्ट को चुप छोड़कर। डोजान फिर अप्रेजर की तरफ देखता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? और जवाब की जगह वो एक बैग फेंकता है, हाई ग्रेड मैजिक स्टोन से भरा हुआ। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फटी रह जाती हैं। ये आदमी आखिर है कौन? अमाउंट कैलकुलेट करके टोटल आता है 150 मिलियन वॉन। दिखने में बहुत लगता है, पर डोजान के लिए तो ये दिन भर की मेहनत का भी पूरा नहीं। वो कैश मांगता है। रिसेप्शनिस्ट कमीशन की याद दिलाता है। डोजान की आंखें खतरनाक हो जाती हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है उनकी डील में रेट सिर्फ 1% है। वो शांत होकर कहता है बाकी पैसे तैयार करो। अप्रेजर के दिमाग में तो वो उसे पीटने के सपने देख रहा है, लेकिन हकीकत में कुछ कर नहीं सकता। फिर वो बोलता है इतनी बड़ी रकम के लिए अपर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। डोजान बिना एक सेकंड बर्बाद किए कहता है अभी कॉल करो। वो बॉस को फोन लगाता है, डिटेल्स बताता है, लेकिन बीच में ही डोजान फोन छीनकर खुद बोल देता है पेमेंट जल्दी अप्रूव करो। बॉस काफी चिल है और अप्रूवल दे देता है, बस फोन वापस दो। और फिर डोजान गलती से या जानकर फोन दीवार में दे मारता है।
एम्प्लॉय का झाड़ा उड़ जाता है। डोजान कामली कहता है, अब जल्दी पैसा तैयार करो, और रिसेप्शनिस्ट को मजबूर होकर कई बैग भरकर कैश निकालना पड़ता है। एंड में वो आदमी टूट चुका है, लेकिन सिंपैथी मत रखना, वो हीरोज की आधी कमाई स्कैम्स में खा जाता है। 10 मिनट बाद बॉस दुकान पहुंचता है क्योंकि उसका एम्प्लॉय फोन नहीं उठा रहा था। रिसेप्शनिस्ट तो सीधा रेजिग्नेशन पकड़ा देता है। बॉस दीवार में स्मैश्ड फोन देखता है, उससे ही समझ जाता है क्या हुआ होगा। वो तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर जुयान को कॉल करता है, उसे तुरंत आने को कहता है। जुयान आती है, पर्पल पिंक बाल, स्टाइलिश पर्सनैलिटी, लोग उसे देखते ही चीखते हैं, हु न्यू यॉन। वो देश की चौथी एस रैंक हीरो है, लोगों के बीच सेलेब जैसी। रूमर्स है कि वो बॉस की नीस है, और ये बात सच भी है। जूलियन बताती है कि उसे बुलाया गया क्योंकि एक रेकलेस हीरो को संभालना है। वो बैठ जाती है, रेडी टू हियर द होल स्टोरी। अगले सीन में हमारा बॉय धूप में मेडिटेशन कर रहा है, रिप्ड फिजिक के साथ। वो पूरा दिन हंट करता रहा था, लेकिन रिवॉर्ड कुछ खास नहीं मिला। फ्यूचर की चिंता है, उसे ऐसी लेवल तक पहुंचना है जहां वो एस रैंक गेट्स अकेले क्लियर कर सके, और इसके लिए उसे अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वापस लानी है। हाँ, बॉयज ट्रेनिंग आर्क शुरू। उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम, इस दुनिया में मैना डेंसिटी बहुत कम है। मतलब मैना गैदर करने की स्पीड इतनी स्लो है कि ओरिजिनल स्ट्रेंथ तक पहुंचने में 3 साल तो मिनिमम लगेंगे, शायद और ज़्यादा भी। इक्विपमेंट लेना चाहता है, लेकिन सबसे घटिया गियर भी करोड़ों में जाता है। पैसे की बर्बादी। अचानक उसकी स्पाइन में कोल्ड शिवर दौड़ती है। डेंजरस प्रेजेंस, कोई भारी लोग पास है। वो तुरंत नजरें यूनियोंग पर जमा देता है, उसे पकड़कर अंदर ले जाता है, सबको स्क्रीम करता है, अभी अंदर जाओ। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करता है। ग्रैंडमा डरकर पूछती है, क्या हुआ? तभी पूरी स्ट्रक्चर हिल जाती है, भूकंप जैसा झटका। ग्रैंडमा घबरा जाती है, क्या ये अर्थक्वेक है? यूनियोंग भी पैनिक में, लेकिन असली बात सिर्फ डूजॉन जानता है। ये अर्थक्वेक नहीं, कुछ और है। वो वायलेंट शार्प एनर्जी महसूस करता है। एक रिफ्ट अभी अभी फटकर खुल गई है, और बदकिस्मती से सीधे उनके घर के ऊपर। वो तुरंत बाहर की तरफ भागता है, अपनों को बोलकर कि वो बाहर ना आए। रिफ्ट की ओर स्प्रिंट करते हुए उसके कानों में ग्रैंडमा और छोटी बहन की चीखें आती हैं, उसका नाम पुकारते हुए। सीन कट होता है सोल हीरो एसोसिएशन में। पूरा स्टाफ अलर्ट हो चुका है। मापो रीजन के ऊपर अचानक रिफ्ट प्रकट हुई है। पिछला इमरजेंस 63 दिन पहले हुआ था। मैनेजर तुरंत कहता है, व्हाइट लाइन गिल्ड को कांटेक्ट करो, वो सबसे करीब है। आसपास के हीरोज को अलर्ट करो, सिचुएशन संभालनी है। रिफ्ट लोकेशन डिटेल में देखकर पता चलता है कि ये एक रेजिडेंशियल घर के ऊपर खुली है। ये सबसे ट्रिकी स्थिति है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन रिफ्ट में घुस गया तो उसकी मौत तय है, और उसके बाद रिफ्ट किसी और को अंदर नहीं जाने देगी। और अगर अंदर गया इंसान मर गया तो ठीक 10 दिन बाद रिफ्ट टूटकर पूरे इलाके में मॉन्स्टर वेव छोड़ देगी, हर तरफ तबाही फैलाते हुए। मॉन्स्टर वेव इतनी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी कि पूरे सोल शहर की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर तुरंत पूछता है, आखिर वो कौन था जो रिफ्ट में घुसा? पता चलता है कि ये दौजान ही था, घर का रेजिडेंट। उसकी ग्रैंडमा ने बताया कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए अंदर गया। इस इन्फो के आधार पर एसोसिएशन समझती है कि वो हीरो नहीं है, एक सिविलियन है। और ये बात सबको डरा देती है, क्योंकि किसी साधारण सिविलियन का रिफ्ट से लौट आना लगभग नामुमकिन है। स्टाफ पूरी तरह हेल्पलेस है, कुछ कर ही नहीं सकते। सीन बदलता है, दौजान की स्टेप मॉम को उसकी अवेकनिंग की खबर मिलती है, और वो आग बबूला हो जाती है। असिस्टेंट बताता है कि भले वो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा, लेकिन हीरो एसोसिएशन ने वेरीफाई कर लिया है कि वो अवेकन है। ये सुन के वो और जल जाती है, क्योंकि कैंगचोल वो को से खत्म करना था, लेकिन उन्होंने उल्टा टारगेट को और मजबूत बना दिया। गुस्से में वो टेबल पर मुक्का मारती है, क्यों वो लोग अपने दम पर उसे मार नहीं पाए, और ऊपर से पैसे भी ले गए। वो मैनेजर ली पर चिल्लाती है, कैंगचोल को संदेश भेजो, अगर उसने खुद जाकर दौजान को नहीं मारा तो उसे 10 गुना पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन असिस्टेंट बताता है, शायद अब कैंग को कॉल करने की भी जरूरत नहीं। रिफ्ट खुली है सीधे दौजान के घर के ऊपर, और दौजान उसके अंदर जा चुका है, मतलब उसकी मौत लगभग तय है। होंगजू को यह खबर सुनकर सुकून मिल जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। वो शांत होकर असिस्टेंट से कहती है, स्थिति पर नजर रखो। हमारी तरफ दौजान अब रिफ्ट की डोमेन में पहुंच चुका है। ये एक जंगल है, वही जंगल जो वो अपने बचपन में विजिट करता था, पतिस्वा फॉरेस्ट। एकदम वैसा का वैसा रिक्रिएटेड, हर डिटेल सही। अंदर की रिच मैना भी वही। रास्ते पर चलते हुए वो वर्ल्ड ट्री को देखकर मुस्कुराता है, उस ट्री को जो प्योरेस्ट मैना देती है और दुनिया की स्टेबिलिटी की कोर है। पुराने वर्ल्ड के गिरने की शुरुआत इसी ट्री के जलने से हुई थी, जिससे मैना का फ्लो हमेशा के लिए टूट गया। मगर यहाँ इस रिफ्ट डायमेंशन में वर्ल्ड ट्री परफेक्टली ठीक है। उसे कारण समझ नहीं आता, पर एक बात साफ है कि वो यहाँ से वो मैना वापस पा सकता है जो उसने खोया था। वो ट्री के नीचे बैठकर मेडिटेशन शुरू करता है, मैना को ऑब्जॉर्व करता हुआ, क्लैरिटी पाते हुए। 3 दिन बीत जाते हैं, खाना पानी सब भूल जाता है। फिर 7 और दिन। 10वीं रात मेडिटेशन टूट जाती है। कुछ एलियन जैसे क्रीचर्स आ जाते हैं, वॉल्सिना, जो इस ट्री को जलाने आए हैं, जैसे उन्होंने पिछले वर्ल्ड में किया था। पर इस बार दौजान यहाँ है।
वो हथियार ना होने का अफसोस करता है, काश वाटर एलिमेंट वाली स्वॉर्ड होती। क्रीचर्स उसकी ओर दहाड़ते हुए आते हैं, पर अब उसे हथियार की परवाह नहीं, अब वो खुद हथियार है। उसकी हैंड्स ई फॉर एवरीवन, किसी को भी मारने की परमिशन। मैना की अथॉरिटी छोड़ते हुए वो एक क्रीचर को दूर फेंक देता है। दूसरा शॉक में है, ये टेलीकिनेसिस नहीं, मैना रिलीज है, रॉ मैना का डेटोनेशन स्ट्राइक। वो इसे कम ही इस्तेमाल कर पाया था क्योंकि उसकी रिजर्व्स खत्म थी। वॉल्सिना पलटवार करते हैं, माउथ से चार्ज ब्लास्ट्स निकालकर। पल्सिंग लेजर बीम्स उसकी तरफ आती हैं, लेकिन वो शांत। उसकी मैना उसे प्रोटेक्ट करती है। वो क्रीचर्स की तरफ बढ़ता है, पूरा आउरा इग्नाइट होते हुए। कहता है कि उसने वोल्ट्री को बचा लिया, अब थोड़ा मजा लिया जाए। क्रीचर्स फिर एनर्जी ब्लास्ट की कोशिश करते हैं, लेकिन दोजान दो को पकड़ लेता है, उनके मुंह बंद कर देता है और ब्लास्ट अंदर ही फटती है। सिर उड़ जाते हैं, क्रीचर्स राख बन के गिरते हैं और 2 मैजिक स्टोन्स ड्रॉप करती है। फिर भी और बचे हैं। दोजान खुश, उसे इटर्नल एम्बर अनलॉक होता दिख रहा है। वो मॉन्स्टर्स को काटते हुए, मन भर के उन्हें उड़ाते हुए मैना स्टोन्स कलेक्ट करता है। एक साइडेड स्लॉटर सबका अंत कर देता है। लूट इतना है कि उसका दिन बन गया। फिर उसे एक छोटा गोल्डन सीड मिलता है, एटर्नल एम्बर। इसे एक्टिवेट करके फ्लेम पावर अनलॉक होती है। वो एम्बर को हाथ में खेलते हुए बिल्कुल सुकूना वाइब्स देता है। नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती वर्ल्ड ट्री से माना गैदर करते रहना, लेकिन उसका शरीर माना अब्जॉर्प्शन लिमिट तक पहुंच चुका है। दूसरा तरीका एम्बर को पूरी तरह अब्जॉर्ब करना, जिससे उसकी माना फायर माना में ट्रांसफॉर्म हो जाए, और वो ये करता है। उसका शरीर फ्लेम एनर्जी से भर जाता है। पिछले जीवन में उसे इसकी जरूरत नहीं थी, पर अब है। हर एम्बर अब्जॉर्ब करने में 10 मिनट लगते हैं, पर उसके पास ढेर सारी एम्बर्स हैं, इसलिए प्लान है जितना हो सके उतना अब्जॉर्ब करना। इस बीच रिफ्ट की खबर पब्लिक हो चुकी है। रिपोर्टर्स घर के बाहर जमा हैं, एजेंट्स और स्टाफ सिक्योरिटी बनाए हुए हैं। बैंग इनको गुस्से से भरा है। किसी एक आदमी की बेवकूफी से रिफ्ट में घुसना उसे पसंद नहीं आया। सच कहूं तो वो यन हो जैसा दिखता है, बस बाल साफ सुथरे। उसके पास एक और बंदा है, ब्लू हेयर वाला, किम यॉन वू, जो डोजिन की अपनी बहन को बचाने की कोशिश समझता है, पर सियोंगू इसे मानने को तैयार नहीं। उसके अनुसार डोजिन लालच में घुसा है और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचे। वो कहता है अगर मरना ही था किसी नॉर्मल तरीके से मरता, रिफ्ट में मरेगा तो 10 दिन में मॉन्स्टर डेटोनेशन वेव आएगी और इसीलिए सब खतरे में हैं। हुनवू गिल्मा की राय पूछता है। गिल्मा कहता है प्रोटोकॉल फॉलो करो। हुनवू पूछता है रिफ्ट्स यूएस, चाइना, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूके में भी अचानक क्यों उभर रही हैं? गिल्मा इतने सारी रिफ्ट संभाल नहीं पा रहा। ऐसी घटनाएं रोज नहीं होती। कुछ देश आसानी से संभाल ले रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया की हालत एक आदमी की वजह से पूरी तरह डिजास्टर बन सकती है। सियोंगू इतना गुस्से में है कि कहता है काश ये रिफ्ट उसे थूक कर बाहर फेंक दे ताकि वो जाकर उसकी धुनाई कर सके। स्पीकिंग ऑफ दैट विशाल पर्पल गेट, उसके प्रकट होने से लेकर अब तक पूरे 28 दिन बीत चुके हैं। इतने ही दिन लोजन ने रिफ्ट के अंदर बिताए हैं। हीरो एसोसिएशन डर के मारे इसे लेवल 1 वेव खतरा घोषित कर चुकी है। दुनिया को उसकी पहचान अभी नहीं बताई गई। प्राइवेसी रीजन से फिलहाल उसे ऑर्डिनरी पर्सन एस कहकर रेफर किया जा रहा है। दुनिया क्लूलेस है, लेकिन पैसे उधार देने वाले ऑर्गेनाइजेशन का बॉस तुरंत समझ जाता है कि निश्चित तौर पर सीओ डोजान ही होगा। उसका असिस्टेंट भी रिपोर्ट्स वेरीफाई करके इसकी पुष्टि कर देता है। किम यांगो, जो प्रेसिडेंट हैंग चोंग का राइट हैंड है, क्यूरोसिटी में पूछता है कि डोजन के लाइव निकलने की कोई संभावना है? असिस्टेंट साफ कहता है किसी ऑर्डिनरी इंसान के बचने का चांस 1% से भी कम। लेकिन डोजन को ऑर्डिनरी सुनकर चैंगजोब की हंसी निकल जाती है। उसी ऑर्डिनरी ने उसकी पूरी टीम को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। दुनिया एक ऐसे सिविलियन को अंडर एस्टिमेट कर रही है जिसकी ताकत का उन्हें अंदाजा ही नहीं है। फिर चोंग पूछता है अगर अंदर जाने वाला अवेकंड हो तो सर्वाइवल चांसेस क्या होंगे? असिस्टेंट कहता है ये हीरो के लेवल पर डिपेंड करेगा और एक्यूरेट इन्फो बिना जजमेंट इम्पॉसिबल है। चोंग भी मानता है कि लड़ाई की ताकत और जीवित बचने की क्षमता दोनों अलग अलग चीजें हैं, खासकर रिफ्ट के अंदर। पर एक चीज तो वही है, ये कमीना चैंगजोप अपनी आदतों से नहीं सुधरा। वो आज भी डोजन की फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन किसी नोबल कारण से नहीं। अगर डोजन मर गया तो ये दोनों की किडनीज बेच देगा, और अगर बच गया तो उसी पर कर्ज का इल्जाम डालकर टॉर्चर करेगा। प्योर लीच एनर्जी। सीन बदलता है वर्ल्ड ट्री की डिवाइन प्रेजेंस पर। हमारा लड़का अब पूरी स्पीड से ट्रेनिंग आर्क में है। उसका शरीर फ्लेम माना से खचाखच भरा हुआ। उसे पता भी नहीं कितना समय बीत गया। वो सैकड़ों फायर स्टोन्स अब्जॉर्ब कर चुका है। अब वो फ्लेम्स को मनचाहे तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी फायर रेजिस्टेंस भी बढ़ चुकी है। फ्लेम एट्रीब्यूट के हिसाब से वो अपनी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। वर्ल्ड ट्री को गले लगाकर वो एक शांत पल बिताता है। ये ट्री हमेशा उसकी मदद करता आया है, पहले भी अब भी। वो उसके लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल है। माना स्टोन्स के लिए उसने वाइन से एक छोटा बैग भी बना लिया है। सारे स्टोन्स उसमें रखे हैं। उसे पता है शायद वो इस ट्री को दोबारा कभी ना देख पाए, लेकिन चाहे जहां भी ये डिवाइन ट्री खतरे में हो, वो उसे बचाने के लिए खुद को झोंक देगा। नाइट फॉल्स और डोजन रिफ्ट से बाहर आ जाता है, पूरी तरह जिंदा।
आसपास कोई नहीं दिख रहा। शायद सबने सोच लिया था कि वो मर गया और अब मॉन्स्टर वेव फूटने वाली है। लेकिन उसे पास में एक स्ट्रांग प्रेजेंस महसूस होती है। वो उसकी दिशा में कूदता है और सामने आते हैं दो एजेंट्स, यनवू और सियांगवो, पिछली बार वाले। उनके आउटफिट्स देखकर वो समझ जाता है हीरो एसोसिएशन के लोग हैं। अगर पकड़ा गया तो झंझट बड़ी होगी, इसलिए वो एक फ्लेम बॉल बनाकर जोर से हवा में फेंक देता है। वो जाकर दूर बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देती है। दोनों एजेंट्स उसी वक्त लाल अलर्ट में। एक्सप्लोजन सुनकर वहां दौड़ जाते हैं। वहां लोग शॉक में खड़े हैं। सियांगवो चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? डोजन दूर से अपनी फ्लेम स्किल की प्रिसिशन देखकर खुश। सोचता है कि उसका पुराना दोस्त टस्क, कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मेज, ये देखकर प्राउड होता। अचानक यनवू को महसूस होता है रिफ्ट एक्ट अप कर रही है। उनकी आंखों के सामने वो फेड होकर गायब हो जाती है। दोनों एजेंट साइट पर पहुंचते हैं। रिफ्ट पूरी तरह गायब। उधर हमारा लड़का आराम से अपनी अगली जर्नी की ओर निकल चुका है। अगली सुबह मापो की उस महीने भर वाली रिफ्ट की खबर पूरे देश में फैल जाती है। अनाउंस किया जाता है कि रिफ्ट सेओ डोजन के अंदर जाने के 29वें दिन गायब हो गई, बिना मॉन्स्टर वेव छोड़े। हीरो एसोसिएशन की सारी चिंता गलत साबित हुई। उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा रिफ्ट यूं अचानक कैसे गायब हो गई। जंकयार्ड के पास लगी आग के कारण भी वो उलझन में है। लोग अब यही मान बैठे हैं सेओ डोजन मर चुका है और ये सब उसकी बेवकूफ़ी का नतीजा है। किसी को पता नहीं हमारा लड़का भीड़ के बीच खड़ा लोगों की राय सुन रहा है। कुछ उसे लेकर दुखी हैं, कुछ उसे दोषी मानते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे दुखद बात रिफ्ट का गायब हो जाना है। वो वर्ल्ड ट्री को दोबारा नहीं देख पाएगा। फिर भी एक चीज़ वो अभी प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी फैमिली। इसी सोच के साथ हम वापस पहुंचते हैं HCS कैपिटल बिल्डिंग में। अंदर सारे कमीने जश्न मना रहे हैं, सोचते हैं डोजन मर गया, अब उसकी ग्रैंडमा और छोटी बहन को निपटाना आसान है। एक हरामी तो ये तक बोल देता है, बहन को बड़ा होने दो, आगे काम आएगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, बॉस कहाँ है? सीन कट होता है। चैंगजॉब अपना दिन एंजॉय करता हुआ खुश के डोजन मर चुका है। असिस्टेंट अपॉइंटमेंट्स पड़ता है, लंच एक CEO के साथ और रात को मैडम कैंग के क्लब में मौज। वो मस्ती में बिल्डिंग में घुसता है, स्टेयर्स चढ़ता है और देखता है उसके आदमी इधर उधर फेंके पड़े हैं, खून बह रहा है। और इस सब का कारण वो आदमी जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था। डोजन उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और ठंडे स्वर में कहता है, कुत्ते की तरह मेरे पास रेंग कराओ। ये आदेश सुनकर प्रेसिडेंट की रूह कांप जाती है। डोजन बॉस की कुर्सी पर बैठकर ठीक लीडर की तरह ऑर्डर दोहराता है। चैंगजॉब धीरे धीरे समझ पाता है ये ह्यूमिलेशन असली है और वो चारों हाथ पैरों पर कुत्ते की तरह रेंगता है। फिर डोजन कहता है, अब भौंको। चैंगजॉब शर्म से कराहता है लेकिन बार्क करता है। एक बार, 2 बार, कई बार। कमरे में जितने लोग हैं सब उसकी बेइज्जती सुनते हैं। प्रेसिडेंट उस लेवल से नीचे गिर चुका है जहां वो दूसरों को गिराया करता था। डोजन उस हरामखोर को ठंडी आवाज में समझाता है, ऐसे लोग ऊपर ऊपर से वफादार बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन जरा सा मौका मिले नहीं कि पीछे से छुरा घोंप देते हैं। वो उसका नाम ऐसे बोलता है जैसे किसी गंदगी को उछाल रहा हो और बताता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे सेकंड रेट इंसानों को संभालने का पूरा तजुर्बा है। चौंगसो रोता गिड़गिड़ाता है, वादा करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो कुत्ते की तरह सेवा करेगा। लेकिन डोजन तंग आ चुका है। एक जोरदार तमाचा झड़ता है, इतनी ताकत से कि उसकी सांस निकल जाए, खून बाहर आ जाए। असिस्टेंट ये सब देख रहा है जब डोजन उसे बुलाता है और कहता है कि अब से कंपनी का नया बॉस वही है। उसे सलाह देता है, ऐसे कमीनों के अधीन काम मत किया कर, ये लोग किसी भी वक्त पीठ में छुरा मार देंगे। फिर वो उसे साफ आदेश देता है, चैंग को खत्म कर दो। असिस्टेंट तुरंत घुटनों पर माफी मांगकर बोलता है कि वो ये नहीं कर सकता। लीडर के बहुत कनेक्शंस हैं, अगर चैंग की जगह उसे बॉस बनाया गया तो हालात और बिगड़ेंगे। वो डोजान से विनती करता है कि उसे एक बार, सिर्फ एक बार बख्श दो, लेकिन डोजान को इनकी बातों में दिलचस्पी नहीं। वो सीधा कहता है, चैंग की लाश को बैरल में पैक कर दो और समुद्र में फेंक दो। एविडेंस मिटाना तुम्हारा पुराना बिजनेस ही तो है। लेकिन कोई तैयार नहीं। आखिरकार डोजान मास्क उतार देता है और असली डर दिखाता है। वो पूरे ग्रुप को धमकाता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम सबको किसी गेट में फेंक दूंगा, मॉन्स्टर फूड बनाकर। ये सुनकर चांग की टांगे कांपने लगती हैं। वो टूट चुका है। जान की भीख मांगते हुए कहता है कि वो कभी बिट्रे नहीं करेगा, हमेशा डोजान की सेवा करेगा। अब डोजान सोच में पड़ जाता है, चाहे तो अभी से खत्म कर सकता है, उसके सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वो खुद मानता है वो अपनी पिछली मर्सिलेस वर्जन जितना ठंडा नहीं रहा। इस बार वो उसे एक मौका देता है, हाथ बढ़ाते हुए। चांग अब तो भगत बन चुका होगा, यही दुआ कर रहा होगा कि दोबारा कभी डोजान को नाराज न कर दे। वो हाथ मिलाता है, लेकिन कुछ अजीब, डोजान का हाथ आग से जल रहा है। हाँ, वो सॉफ्ट हुआ है पर बेवकूफ नहीं। आंखों में आंखें डालकर बोलता है, ये तेरी आखिरी चांस है। और अगले ही पल उसका हाथ सीधे फाड़ देता है, कोयले जैसी जली हुई पेस्ट में बदर कर। मीटिंग खत्म।
डोजान बाहर निकल जाता है। पीछे चांग की दर्द भरी चीखें गूंजती रहती हैं। जाते जाते सिर्फ एक वार्निंग देता है, अगर किसी ने उसकी फैमिली को हाथ भी लगाया तो वो खुद आकर सबकी मौत पक्की कर देगा। और अब से उनकी नई ड्यूटी है उसकी फैमिली की पूरी उम्र रक्षा करना। ऐसे हैंडल किए जाते हैं ट्रेटर्स। ऑफिशियली सीओ दोजुन नाम का आदमी तो रिफ्ट के साथ ही मिट गया। रियलिटी में वो आराम से मैकडॉनल्ड्स में बैठकर खाना खा रहा है। गवर्नमेंट, हीरो एसोसिएशन, मीडिया सब उसे पिछले हफ्ते की खबर समझकर आगे बढ़ गए हैं। कोई मानता भी नहीं कि वो बचेगा, और अगर वो खुद बाहर आके बोले भी तो लोग मानेंगे नहीं। रिफ्ट सोलो क्लियर करने वालों का नाम बाहर आना सिर्फ सिरदर्द देता है। हुआंग चांगसो, अब सबड्यूड डॉग, उसके लिए एक नया घर ढूंढ रहा है ताकि परिवार को सुरक्षित और आरामदायक जगह ले जाया जा सके। डोजॉन आखिरकार अपनी बहन को फास्ट फूड खिलाता है और बताता है कि अब वो लोग एक अच्छे इलाके में शिफ्ट होंगे। यूनियोंग खुशी से फूले नहीं समाती। अब वो किंडरगार्टन जा पाएगी और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल भी। लेकिन स्कूल की बात आते ही उसका मूड गिर जाता है। डोजान तुरंत अलर्ट। मॉन्स्टर से लड़ना आसान, लेकिन बच्ची को संभालना वो नहीं जानता कैसे। यूनियोंग आंसुओं में बताती है बच्चे उसे ऑर्फन कहकर चढ़ाते हैं। ये सुनकर डोजान का दिल टूट जाता है। उसकी छोटी बहन को तकलीफ इम्पॉसिबल। वो सॉफ्टली कहता है, अगर वो उन बदतमीज बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती तो मत रहे, और वैसे भी वो नालायक अपनी करनी खुद पाएंगे। ये जानकर कि उसे किंडरगार्टन में बुली नहीं होना पड़ेगा, यूनियोंग फिर एक्साइटेड। अंदर ही अंदर डोजान उसे किसी टॉप प्राइवेट स्कूल में भेजने का प्लान बना रहा है, जहां कोई उसे नीचा ना दिखा सके। रात को डोजान को पता चलता है कि किम योंगू ने उसकी ग्रैंडमा और बहन को जबरदस्ती एक रैंडम मोटेल में रखा था जब वो रिफ्ट में था। स्पेक्स वाला कमीना माफी मांगते मांगते आधा टूट गया। कहता है मोटेल उनकी कंपनी का है, इसलिए ज्यादा सुरक्षित। डोजान अभी थका हुआ है, बहस करने की ताकत नहीं। वो कमरे में जाता है, ग्रैंडमा को देखता है। यूनियोंग दौड़कर उसे गले लगा लेती है। ग्रैंडमा उसके हाथ पकड़कर रो पड़ती है। वो शॉक में है। फिर धीरे धीरे फैमिली का वार्मथ उसे छूता है और वो मुस्कुराता है। यूनियोंग को मैकडॉनल्ड्स इतना पसंद आ गया है कि रोज वहीं खाना है। वो पूछती है, भैया का हीरो वाला जॉब कैसा है? जब पूछा क्या उसे हीरो भाई पसंद है, वो सीधे मना कर देती है। हीरोज कूल होते हैं, स्ट्रांग भी, लेकिन हमेशा खतरे में रहते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं। और वो चाहती है कि उसका भाई बस उसे और ग्रैंडमा के साथ लंबे समय तक जिए। डोजान इतना खून खराबा झेल चुका, किसी का उस पर वरी करना नया एहसास है। उसके पिछले वर्ल्ड में वो अंतिम जीवित इंसान था, ऐसे राक्षसों से लड़ता था जिनकी कल्पना भी मुश्किल। उस लड़ाई में उसने बहुत कुछ खोया, लेकिन इस नई दुनिया में उसे दूसरा चांस मिला है, और कुछ बेहद कीमती चीज, उसकी छोटी बहन, उसकी ग्रैंडमा, उसका दिल वापस जाग रहा है। शायद इस दुनिया में वो खुश रह सकता है, शायद वो एक शांत प्यार भरी जिंदगी जी सकता है। जब वो इन वार्म फीलिंग्स में खोया था, दूसरी तरफ कोरिया हीरो एसोसिएशन बुरी तरह हालत में है। नेट वोंग, एसोसिएशन का फाउंडर और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन का डायरेक्टर, इस रिफ्ट घटना से परेशान है। जांच करने वालों को कोई नया क्लू नहीं मिला। रिफ्ट का अचानक गायब हो जाना, ये कभी भी दोबारा प्रकट हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी उसे खाए जा रही है। उसकी असिस्टेंट कहती है, अगर मॉन्स्टर वेव आ जाती तो कम से कम असर्टेनिटी नहीं रहती। डायरेक्टर थाई वोंग उसे बीच में रोक देता है, गुस्से से, लेकिन कहता है फिर भी शुक्र है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। नेट वोंग दुनिया के टॉप 100 स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज में है। अगर वो चुनाव लड़ें तो आसानी से रिकॉर्ड वोट से जीत जाएंगे। उसकी बात उसे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी कांपती हैं, पर उसे पावर या पैसा नहीं चाहिए। उसे सिर्फ अपने लोगों की सेफ्टी की चिंता है। सच्चा आदमी। वो चाहता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो। पूरा एरिया खरीद लिया है ताकि स्टडी आसान हो। रेसिडेंट्स को मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, ये उनका हक है। दुनिया भर में कई रिफ्ट्स एक साथ उभरी हैं। कुछ तो यूएस और चाइना ने कंट्रोल भी कर ली हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम वो सबसे बड़ी मुश्किल में है। यूके की तरफ भेजे गए हीरोज, जिन्हें वेटरन कहा जाता था, असल में पूरे के पूरे डूडू गार्बेज निकले। महीनों तक यूके रिफ्ट को क्लियर करने का उनका मिशन आखिरकार धूल में मिल गया, और अब वहां ऑफिशियल मॉन्स्टर वेव शुरू हो चुकी है। शहरों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, और उसी भीड़ में सेओ दोजान भी शांत चाल से चलता हुआ ब्लेंड हो रहा है। आज उसका डेस्टिनेशन है हीरो कॉम्प्लेक्स की उसकी फेवरेट शॉप। जैसे ही वो अंदर गया, काउंटर पर बैठा लड़का आदत में ग्रीटिंग दे बैठा, पर चेहरा देखते ही उसकी रूह कांप गई। एक एक बाल खड़ा, काला सफेद डर। आज मैनेजर भी भीतर है, इसलिए कैशियर अकेला इस सैडिस्टिक कस्टमर से नहीं जूझेगा। मैनेजर अखबार बंद करता है, नजर ऊपर उठाता है, आवाज नियंत्रित लेकिन गुस्से से भरी। ये वही कमीना है जो मेरे कैशियर को लो ग्रेड क्रिस्टल्स खरीदवाता था। डोजान ने आलस भरे अंदाज में बैकपैक उतारकर जमीन पर फेंक दिया। मैनेजर खुश। सोचता है फिर वही सस्ते क्रिस्टल्स होंगे। उसे ऐसी डील में दिलचस्पी नहीं, लेकिन डोजान को मना करना बड़ी गलती। मैनेजर उसे दरवाजे की ओर धकेलने लगता है, बैग देखे बिना। ये आखिरी वार्निंग थी। जवाब में डोजान गुर्दे की तरह बैग को ठोकर मारता है और अंदर से स्पिल होती हैं हीरोज मैजिक क्रिस्टल्स। कैशियर और मैनेजर दोनों दंग। ये लेजेंडरी क्रिस्टल्स हैं, पैसों से खरीदे ना जाएं ऐसे आइटम्स। डोजान खुद जानता है
उसके पास प्रीमियम क्वालिटी ट्रेजर है। हीरोज क्रिस्टल की कहानी सब जानते हैं। मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड कोरोसामान ने इन्हें प्रयोग करते हुए गलती से अवेकनिंग हासिल कर ली थी और दुनिया बदल गई थी। तब से ये क्रिस्टल्स हीरो अवेकनिंग और मैना इन्हेंसमेंट के लिए प्राइसलेस हैं। अल्ट्रा हाई एंड स्टफ। पावर मूव करते हुए वो कहता है, सारा सामान वापस पैक करो, मैं जा रहा हूँ। मैनेजर की घमंडी आवाज अचानक वीआईपी सर्विस में बदल जाती है। वो डोजान को वीआईपी सीट पर ले जाता है, ड्रिंक करवाता है, कैशियर क्रिस्टल्स पॉलिश करता है। डोजान अंदर ही अंदर है सुलटफेर का मजा लेता है। एक पल पहले भगा रहा था, अगले पल आइस ड्रिंक खिला रहा है। उसकी फर्स्ट डिमांड बैठते ही फुल प्राइस और कमीशन सिर्फ 0.5%। मैनेजर थोड़ी भी हिचक दिखाता, डोजान उठ खड़ा होता। वो घबराकर 9% बोलता, नहीं चलता। 8% नहीं, 7, 6, 5, लेकिन कोई फायदा नहीं, प्रॉफिट 0। मैनेजर मेंटल ब्रेकडाउन में। वहीं डोजान कामली बोलता है, ठीक है, पास डीलिंग्स के सम्मान में मैं 1% पर मान जाता हूं। मैनेजर का मन चीखता है, लेकिन क्रिस्टल्स छोड़ना नहीं चाहता। फिर डोजान कैजुअली बता देता है, जो आज लाया हूं उसके अलावा मेरे पास ऐसे 7 और बैग्स पड़े हैं। मैनेजर एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट बेहोश। कॉन्ट्रैक्ट तुरंत तैयार, साइन, और कुछ मिनटों में 67 बिलियन वॉन उसके अकाउंट में गिर जाते हैं, करीब $48 मिलियन। अब 1100 बिलियन वाला घर लेना मुश्किल नहीं रहा। परेशानी बस ये, हाई ग्रेड क्रिस्टल्स नॉर्मल गेट से निकालना बहुत धीमा है। अगर रिफ्ट ट्रैवल फ्री होता तो वो इनसेन स्पीड पर लूट कमा ले। तभी फोन पर देश भर में इमरजेंसी अलर्ट आता है। यूके सदर्न रीजन की वेव आउटब्रेक अनाउंस हो गई है। अब यूके ट्रैवल पूरी तरह बैंड। रियल वर्ल्ड समस्या देखकर डोजान का मैनेजर से खेलने का मूड उतर जाता है। वो पहले जैसा हीरो नहीं रहा, न दुनिया के हर रिफ्ट में दखल देगा। अब उसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। टुनाइट डिनर उसकी तरफ से, और आज एक्सपेंसिव मीट। ग्रिल पर बीफ और पोर्क की मार्बलिंग देखकर यूनियन के मुंह में पानी आ रहा है। साइड डिशेस की बारिश जारी। ग्रैंडमा मेन्यू की कीमत देखकर डरती है। 2,50,000 वॉन पर 100 ग्राम्स, बहुत महंगा। डोजन हंसकर कहता है, चिंता मत करो, क्रिस्टल हार्वेस्ट ने बैंक खाता भर दिया है, जो चाहे खाओ, फर्क नहीं पड़ेगा। यूनियोंग पहली बाइट लेती है। लग्जरी बीफ का स्वाद उसके दिल पर छाप छोड़ देता है। डोजन लगातार ग्रिल पर मांस डालता जाता है। रिब्स, रिबाई, स्ट्रिप लॉइन, स्कर्ट मीट, टेबल भरती जाती है। ग्रैंडमा बोलती हैं, इतना कोई कैसे खा सकता है? वो प्रोटैगनिस्ट की भूख अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। यूनियोंग उन्हें थोड़ा मनाती है और ग्रैंडमा भी एक बाइट लेती हैं, और सब वरीज टूटकर हवा हो जाती हैं। परिवार हंसी मजाक में डिनर एंजॉय करता है। तभी रेस्टोरेंट में एक स्टनिंग यंग वुमन प्रवेश करती है। लोग उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कोई गॉडेस आ गई हो। वो सीधे डोजन की टेबल तक पहुंचती है, कहती है, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। डोजन उसे बीच में रोक देता है, मेरे फैमिली डिनर में दखल मत दो, कहना है तो खाना खत्म होने के बाद कहना। वो अपना नाम पत्र निकालती है, उम्मीद में कि उसका नाम सुनकर डोजन सॉफ्टन होगा, लेकिन डोजन तो बीफ पलटने में बिजी, उसकी ओर देखा भी नहीं। मजबूर होकर वही एस रैंक क्वीन हन युएन रेस्टोरेंट के वेटिंग रूम में चुप बैठ जाती है। उसके आसपास के लोग नेक मोड़ मोड़कर उसे देखते हैं, एक असली एस रैंक स्टार, साधारण लोगों के बीच बैठी हुई। वो वहां बैठते ही सबकी नज़र का केंद्र बन गई। औरतें उसकी चमक देखकर दंग, और मर्द बार बार चोरी छुपे उसे देखते रहे। आखिर वो हीरोइज्म की चोटी पर खड़ी एक सच्ची एस रैंक लेजेंड थी। वो सिर्फ देश की चौथी एस क्लास हीरो नहीं, दुनिया के टॉप 10 सबसे खूबसूरत हीरोज की लिस्ट में भी उसका नाम आता है। इसलिए देखते ही भीड़ के दिमाग में एक ही सवाल, कौन कमीना है जो हुनयैन को इंतजार करवा रहा है? फुसफुसाहटें गूंजती रहती हैं, पर जियान उन्हें अनसुना कर देती है। वो उस छोटी सी टकराहट को याद करती है जो कुछ मिनट पहले हुई थी। रिकॉर्ड्स के हिसाब से सियो दोजन ने सिर्फ 2 महीने पहले अपना पहला गेट एंटर किया था और बचकर निकल आया। अब वो अवेकन्ड होने के शक में है। मापो रिफ्ट में तो सभी ने मान लिया था कि वो मर गया, लेकिन असलियत, वो यहां अपनी फैमिली के साथ आराम से खाना खा रहा है। इतनी सारी बातें समझ नहीं आती, और ऊपर से उस लड़के की एक तेज नजर ही काफी थी कि एस रैंक जियान तक टेंस हो जाए। 2 महीने पुराना अवेकन्ड, एस रैंक जैसी ऑरा? असंभव। ऑयल टाइकॉन कैफमोर ने मैजिक स्टोन्स में अरबों फूंक कर 5 महीने में पीक छुआ था। फिर भी जियान के इंस्टिंक्ट्स कह रहे थे, इस लड़के में कोई अजीब अननोन एबिलिटी है। खाना खत्म होने के बाद डोजैन, ग्रैंडमा और छोटी यूनियोंग खुशी खुशी बाहर निकलते हैं, और एग्जिट पर जियान आखिरकार उससे बात करने आती है। वो कुछ बोल पाती, उससे पहले ही रेस्टोरेंट में कोई और घुसता है, एयर ऑफ सुपीरियॉरिटी लिए हुए। डोजैन की आंखें तुरंत तेज हो गईं। ये वही कमीना था जिसे वो मरा हुआ समझता था, लूनाटिक कैंग चॉल वू। उसे भी यकीन नहीं
ये कॉकरोच जैसे लड़का कैसे जिंदा है? जियान ने भी इस मुसीबत को एक नजर में पहचान लिया। माहौल में सन्नाटा, तना हुआ डर। डोजान ने उसके घटिया कमेंट्स को अनसुना किया और जियान को इशारा किया। चीवू चौंक गया। एक एस रैंकर उस कॉकरोच से बात कर रही है। डोजान बस उससे एक फेवर चाहता था। मेरी फैमिली को टैक्सी में सेफली घर भेज दो। मैं इस गंदे कुत्ते से पुराना हिसाब निपटाता हूं। हुनियान समझदार हैं। वो ग्रैंडमा और यूनियोंग को आश्वासन देती है सब ठीक होगा और टैक्सी बुलाकर उन्हें विदा करती है। टैक्सी के जाते ही रेस्टोरेंट में एक साफ गूंजता हुआ थ्वैक तमाचा। अब फैमिली दूर थी। डोजैन PG-13 मोड छोड़ चुका था। वो इतनी तेजी से चला कि चिलवू को स्विंग दिखाई नहीं, सिर्फ दर्द महसूस हुआ। बेइज्जती से भड़का कैंग चिवू रिटेलिएट करने कूदा। सर्वर ने बीच में रोकने की कोशिश की, लेकिन कैंग ने उल्टा उस पर हाथ छोड़ दिया। सौभाग्य से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, पर डोजैन की आंखें ठंडी पड़ गईं। वो कामली कहता है, सब बाहर निकलो। और फिर दूसरा वार। चीवू कुछ समझ नहीं पा रहा। हर पंच, हर डिफ्लेक्शन में उसे लग रहा है जैसे उसकी मुट्ठी किसी अदृश्य रबर की दीवार से टकरा रही है। ये वही हरामी था जिसने ओरिजिनल सियो दोजन को गेट में बंद करके मरने छोड़ा था। MC को खुद पर तो गुस्सा नहीं, पर इस हरामी की वजह से उस बच्चे की मौत पक्की थी, इसलिए रिजेंटमेंट असली था। लड़ाई के बीच चीवू हंसते हुए बताता है कि ईविल स्टेप मदर ने पूरा प्लान बनाया था। यह सुनकर डोजैन मोबाइल निकालता है। रिकॉर्डिंग ऑन। बोलते रहो। कैंग चीवू गुस्से में उसकी मां को गाली देता है और उसी इंटेंसिटी से मारने दौड़ता है। इस बार खत्म करके रहूंगा। लेकिन उसके सारे हमला प्रिमिटिव, प्रिडिक्टेबल और डोजैन के की मैनिपुलेशन के सामने मजाक। मर्चेंट की तरह उसके शरीर को हवा में उछालता, शिकार की तरह फॉलो करता, हर पंच उसके स्कल में गूंजता। सर्वर पुलिस कॉल करने जा रही थी, पर तभी एक नाजुक हाथ ने उसका फोन रोक लिया। हुनियान मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मीनवाइल डोजैन कैंग चिवू को बिना सांस लेने दिए स्लैब्स, क्रैक्स, पंचेस, पूरा गॉब्लिन सा बना देता है। जियान शॉक। ये कमीना तो B रैंक है और इस लड़के के सामने ऐसा बेजॉन रैग। शी एस्टिमेट्स ये लड़का शायद A रैंक लेवल है। पर ऑनेस्टली ये तो ए भी नहीं लगता, इससे ऊपर लगता है। हालत बिगड़ते देखकर जैन बोलती है, बस करो, ये मर जाएगा। डोजन उसकी बात मानकर लाश जैसी हालत में पड़े गून को छोड़ देता है। फिर पूछती है, तुम्हें कैंग चिलवू के बारे में कितना पता है? डोजन कहता है, पूरा सच नहीं, पर इतना जरूर कि ये मरने लायक है। जैन गंभीर होकर चेतावनी देती है, ये कचरा कैंग योंग प्यू से जुड़ा है, एक S रैंक मॉन्स्टर। वो अपने इस बिगड़े हुए कजिन को बेहद प्रोटेक्ट करता है। ये बात उसके कानों तक गई तो खून बहेगा। डोजन हंसता है, S रैंक हो या भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उससे ज्यादा उसे चिढ़ है कि जान उसकी प्राइवेट मामले इतने जानती है। अब कैंग गिर चुका था तो उसकी दुश्मनी अब S रैंकर की तरफ मुड़ गई। वो तीखी नजरें उसके चेहरे में घुसा देता है। जान भी पीछे नहीं हटती, उसकी आंखें भी स्टील की बनी हैं। फिर वो असल मकसद बताती है। वो सिर्फ अपने अंकल का काम पूरा करने आई थी, और एक बात और, उस बैग के हीरो क्रिस्टल्स के बारे में जानकर वो बाकी सारे खरीदना चाहती है, जो भी कीमत हो। डोजन चेतावनी देता है, महंगा पड़ेगा। जैन कॉन्फिडेंटली कहती है, S रैंक हीरो के एसेट्स तुम सोच भी नहीं सकते। डोजन को बेचना कोई दिक्कत नहीं, बस उसकी एक छोटी सी कंडीशन है। जैन जैसी किसी के लिए बस एक छोटा फेवर। उधर शहर के दूसरी तरफ एक्सपेंसिव अल्कोहल की बॉटल्स क्रैशिंग। डोजन की ईविल स्टेप मॉम पागल हो चुकी है। अभी तक वो मान रही थी कि वो मर गया है, लेकिन आज खबर, ये रेजिलिएंट कॉकरोच जिंदा है। बॉल्ट असिस्टेंट बेचारा गलत जानकारी के लिए लगभग मर ही गया, लेकिन वो भी क्या करे, हीरो एसोसिएशन ने ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया था। ईविल स्टेप मदर एक्सक्यूजेज नहीं सुनना चाहती, बस एक्शन चाहती है। और उसी समय हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ताज़ा खबर मिलती है कि कैंग चिवू को डोजन ने बुरी तरह कूटा है। सीओ डोजुन को अब साफ अंदाजा हो चुका था कि उसकी हत्या की कोशिश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। ये सुनते ही ईविल स्टेपमॉम की सांस अटक गई। उसे डोजुन से डर नहीं था, उसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि अगर उसके फादर या हस्बैंड को उसकी शेडी डीलिंग्स के बारे में पता चल गया तो कितना बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा। वो चाहे तो सब कुछ कवर अप कर सकती थी, लेकिन अगर बात मीडिया तक पहुंच गई तो ग्रुप का स्टॉक प्राइस सीधा नीचे गिर जाएगा। इसीलिए उसने तुरंत अपने लोगों को मीडिया को इंटरसेप्ट करने का आदेश दे दिया। अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो T ग्रुप और W ग्रुप दोनों ही सारे डील्स और एड्स काट देंगे। सबसे जरूरी बात,
पुलिस भी उनके पेरोल पर होनी चाहिए और इस मामले में उसके लोग पहले ही पूरी तैयारी कर चुके थे। थोड़ा कॉम्पिटेंस देखकर उसके शोल्डर्स से दबाव थोड़ा कम हुआ। तभी बाल्टी डायरेक्टर ली ने धीरे से कहा कि चाहे जितने कवर अप कर लो, ये असली प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इस बात पर लगता था डायरेक्टर के पास कोई ऐसी चाल है जो पूरा हेडेक खत्म कर सकती है। इसके लिए उन्हें कांग चीवू के कजिन इनफेमस कांग योंग पियो का इस्तेमाल करना होगा। स्टेप मॉम जैसी चालाक भी इस एस रैंकर के बारे में जानती थी। कांग चीवू भले ही हीरोइक दुनिया में ट्रैश समझा जाता हो, लेकिन सबको पता था कि वो अपने पावरफुल कजिन के बहुत करीब है। असल में कांग चीवू खुद एक पॉन है जो अपने कजिन के ऑर्डर्स पर सारे डर्टी काम करता है। दोनों ही दिमाग से बीमार हैं। अगर चीवू पुलिस के हाथ आ गया और मीडिया ने उसे बुरी तरह स्मेयर कर दिया तो उसका असर एस रैंक हीरो पर भी पड़ेगा। इसी वजह से वो पहले से पब्लिक रिलेशंस डिजास्टर को संभालने में लगा हुआ था। इविल स्टेप मॉम ने फाइनल फैसला कर लिया, उसे कांग योंग पियो से जल्द मिलना है। इसके अलावा एचएस के वांग चोंग चूब ने खुल के दुश्मन का साथ पकड़ लिया है। वो अभी डोजुन के परिवार की देखभाल कर रहा है। इस बेवफाई का पूरा हिसाब होना चाहिए। इसलिए स्टेप मॉम ने कहा कि 1 मिनट में प्रोसिक्यूटर को फोन पर चाहिए। जो उसके कैंप को छोड़ेंगे वो इसकी पूरी कीमत चुकाएंगे। अगले ही दिन कहानी जाती है एक हीरो टीम की तरफ जो कोरिया के 37 रिफ्ट जोन्स में से एक में एंटर कर रही है। इन 37 में से 5 जोन्स को सिक्योर्ड गेट्स में बदला जा रहा है और बाकी सिर्फ हीरो एसोसिएशंस की कोऑर्डिनेटेड शेड्यूल्स पर ही रेट किए जा सकते हैं। आज मिस ह्यूनु यान खुद अपनी टीम को लीड कर रही है। एस रैंक आईडी होने के कारण उसके पास किसी भी गेट में प्रैक्टिकली लिमिटलेस एंट्रीज थी। फैंसी गियर और वेपन्स वाले हीरोज के बीच एक यंग लड़का भी था जो एक पुरानी बीट अप हुडी पहने खड़ा था। यान ने इस हंट के लिए रैंक जोंग उनकी क्लियोम गिल्ड को टेम्परेरी ग्रुप चुना था। एस रैंक के साथ हंट करने का मौका मिलना रेयर होता है, इसीलिए सब काफी हाइप थे। यान ने रीजन दिया कि वो बस थोड़ा फन चाहती है और अपनी मसल स्ट्रेच करना चाहती है, लेकिन असल में उसने पूरा सेटअप सिर्फ इसलिए किया ताकि पीछे खड़ा वो लड़का साफ सुथरे तरीके से रिस्ट्रिक्टेड गेट में प्रवेश कर सके। सीईओ डोजुन ने बाकी बच्चे मैजिक क्रिस्टल मार्केट प्राइस पर बेचने के लिए हाँ कर दी थी, बशर्ते यान उसे इस जोन में एंट्री दिला दे। उसे बस ज्यादा पैसे कमाने थे हाई लेवल जोन्स में हंट करके। रिफ्ट जोन्स में ट्रेजर्स तो होते ही हैं, लेकिन इतनी मुश्किल जगह में सिर्फ मुनाफे के लालच में घुस जाना सीधा पागलपन है। लेकिन यान को इससे फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस उन हीरो मैजिक क्रिस्टल्स चाहिए थे। कुछ मिनट डार्क टनल पार करने के बाद सब एक ब्राइट वुडेड एरिया में निकल आए। क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई और इंजू ने तुरंत पूछना शुरू कर दिया कि ये लड़का आखिर है कौन। यान ने बस कहा कि वो उसे जानती है, पर किसी को भी ये हाफ आंसर पच नहीं रहा था। इंजू ने मजाक में कहा कि शायद वो क्वीन यान का बॉयफ्रेंड होगा। सबकी टूनिंग से परेशान होकर यान ने पार्शियल ट्रूथ दिया। वो लड़का यहाँ इसलिए है क्योंकि वो उस पर एक फेवर बकाया है। एस रैंक पर फेवर होना रेयर बात है। इसी दौरान ऊपर से एक जायंट शैडो ने पूरे आसमान को ढक लिया। सबकी नजर ऊपर गई, वो बीस्ट था। ए रैंक क्लियोम हीरोज ने तुरंत वेपन्स निकाल लिए और अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। पहला एनकाउंटर था फियरसम कॉकेट्रिस के साथ। एक्सपर्ट रेडर जियान ने झट से कमांड ले ली। जिंगडू और दियान डिफेंस पर, सनहो लेग्स पर एम करेगा। वो रोल्स असाइन कर ही रही थी कि अचानक एक फिगर सबको पीछे छोड़ता हुआ ब्लर की तरह आगे निकल गया। एक जोरदार लीप में उसने हवा में उड़ते 20 तक का पूरा गैप खत्म कर दिया। सोर्डजुन ने पूरी टीम की लॉन्ग विंडेड प्लानिंग को इग्नोर करते हुए अकेले ही उस मॉन्स्टर से मुकाबला चुन लिया। क्लियोम हीरोज की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को इतना रेकलेस लड़ता उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिस्ट में एनर्जी गैदर करके डोजुन ने फर्स्ट ब्लड के लिए खुद को तैयार किया। गिल्ड मास्टर इंजू अपनी किस्मत को कोस रही थी। गेट में बेरली अंदर ही थे और इतना ट्रबलसम अपोनेंट सामने आ गया। ग्रुप पोजीशन लेने की कोशिश ही कर रहा था कि डोजुन पहले ही अपना बैग जमीन पर फेंक चुका था। जियान ऑर्डर्स दे रही थी और वो हवा चीरता हुआ बुलेट की तरह उड़ चुका था। वो एब्सोल्यूट स्पीड डीमन था। एक जंप में उसने बर्ड का एरियल एडवांटेज खत्म कर दिया। आसमान में उसने पूरे फील्ड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसकी फायरी एनर्जी हवा में धधक रही थी। वो ओवरग्रोन चिकन उसकी स्पीड और रिएक्शन टाइम का मुकाबला नहीं कर सका और सीधा बीक पर फुल पावर्ड पंच खा गया। बर्ड जमीन पर और इंसान आसमान में। सीन पोएटिक रिवर्सल जैसा था। डोजुन ग्रुप के सामने उतरा। उसे तो पसीना तक नहीं आया। कॉकेट्रिस मौत के कगार पर पड़ा था। उसके चेहरे पर मुट्ठी का निशान साफ दिख रहा था। क्लियोम गिल्ड के लोग और खुद उनकी एस रैंक कैरी सब स्टंट खड़े थे। फिर उन्होंने देखा कि डोजुन ने अपना पैर उठाया और बर्ड के सिर पर तब तक स्टॉम्प करना शुरू कर दिया जब तक वो पूरी तरह मीट पेस्ट न बन गया। हाँ, कॉकेट्रिस को खत्म करने के लिए इतनी ताकत लगती है। हर स्टॉम्प पर हड्डियों के टूटने की आवाज और खून के छींटे हर किसी को डरा रहे थे। अब इंजू की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ये लड़का आखिर है कौन? सच कहें तो जियान खुद भी नहीं जानती थी। वो बस यही जानती थी कि सीओ डोजुन बहुत स्ट्रांग है। दरअसल उसे सिर्फ स्ट्रांग कहना इंसल्ट है। बहुत कम हीरोज हैं जो कॉकेट्रिस को एक ही झटके में गिरा सकते हैं। जियान ने अचीवमेंट को हल्का करने के लिए अपने सिस्टर का एग्जाम्पल दिया। वो भी उस एलीट लिस्ट में आती है। लेकिन इंजू अभी भी इस बात से स्टंट थी कि एक हिडन पावर हाउस उनके बीच खड़ा है। उसने पूरा फाइट सीक्वेंस देखा था और लगातार ऑ में थी।
जियान ने भी डोजुन की मॉन्स्टर्स पावर और डिसिसिवनेस नोट की। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई और उसने तुरंत डिसीजन बदला। वो डोजुन के साथ सेंटर की ओर जाएगी और बाकी टीम आउटस्कर्ट्स पर रहेगी। जियान ने सावधानी से उसके पास जाकर कॉकट्रिस का लूट कार्व करना शुरू किया। उससे पहले कि वो कुछ बोलती, डोजुन ने साफ कह दिया कि वो लूट किसी ऐसे के साथ शेयर नहीं करेगा जिसने फाइट में कंट्रीब्यूट नहीं किया। अच्छा हुआ जियान को कुछ क्रिस्टल्स में इंटरेस्ट वैसे भी नहीं था। वो बस ये प्रपोज करने आई थी कि वो गेट के और डीप हिस्से में जाएं, ऐसी जगह जो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ज्यादा फिटिंग हो। डोजुन मुस्कुराकर तुरंत तैयार हो गया। उसे और हंट और लूट चाहिए था। जियान को इस गेट का पूरा लेआउट पता था। वो लीड करेगी और उसे बस पीछे फॉलो करना होगा। बिना वार्निंग वो एक सोनिक बूम के साथ दूर निकल गई। डोजुन ने उसे होराइजन में गायब होते देखा, फिर बैग पीठ पर डाला और रनिंग पोज में एनर्जी गैदर की। उसके फर्स्ट स्टेप की एक्सप्लोजन जैसी पावर से क्लियोंग गिल्ड के हीरोज लगभग उड़ गए। इंजू ने मन में सोचा, अगर जियान एक बुलेट है तो ये आदमी खुद लाइट की तरह मूव करता है। और इन दो पावर हाउसेस के चले जाने के बाद बाकी हीरोज ने अपने गिल्ड लीडर की तरफ देखा। अब नई प्लान वही बताएगी।